अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मैके वालों से हमेशा जहन में बेटी का ही ख्याल आता है ना। और हम अपनी बेटी के लिए इतने ज़्यादा टची होते हैं कि जब हम उसे सारी ज़िंदगी नाज़ों से पालते हैं और दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जब हमें उसे किसी और के हवाले करना होता है हमेशा के लिए, यानी कि उसको रुखसत करना होता है, तो हम कोई ऐसा घराना ढूंढते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकें, जो हमारे जानने वाले हों। अगर अरेंज मैरिज हो तो ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लड़के वालों की छानबीन करा सकें। और ज़्यादातर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक रिवाज है कि ख़ानदान का लड़का हो। ख़ानदान के लड़के से क्या फ़ायदा होता है भाई? देखा वाला है, बचपन से पता है आदात क्या है, अच्छी बुरी, उसका घराना कैसा है। ख़ास तौर पे अगर आपके बहन भाई के बच्चे हैं या आपकी कोई और लाइक सेकंड कज़न्स के बच्चे हैं, तो एक आपको सुकून होता है कि ख़ानदान तो हमारा ही है ना। और आप ये सोच के इस वास्ते कि आपकी बेटी को वो इतना तंग नहीं करेंगे, आपकी बेटी को खुश रखेंगे, ख्याल करेंगे, आंखों में उनके हया होगी, ख़ानदान का ताना नहीं देंगे, तो आप इसलिए वो रिश्ते मज़े से तय कर देते हैं। हाँ भाई, बल्कि बचपन में तय कर दिए जाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, आपस में 1-2 थोड़े बहुत सालों का फ़र्क होता है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी तो मेरी हुई, ये तो भाई तय हो गया, आपकी बेटी तो हमारे ही घर आएगी। नहीं भाई, आपका बेटा जो है वो तो है मेरा, तो इस बेटे को तो मैंने अपनी बेटी देनी है। तो ये बचपन से, जो बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, उस वक्त से ही अम्मा अब्बा फैसले कर देते हैं। और ये अभी तक होता आ रहा है, पुराने ज़माने की बात, ये अभी तक होता आ रहा है। उसमें होता क्या है, बचपन से लेकर जवानी तक लड़की को ब्रेन वॉश किया जाता है। वो कज़न जो है, वो तुम्हारा कज़न जो है, वो भाई नहीं है, वो खालाजाद नहीं है, वो चचाजाद भाई नहीं है, सिर्फ ज़ाद, खालाजाद भाई मतलब लाइक चचाजाद। और जब लड़की बचपन से उसको ख्यालों में बसाती है, और फिर क्या होता है, ख़बर मिलती है कि जी चचाजाद और जो खालाजाद हैं उनको तो कोई और कॉलेज की लड़की पसंद आ गई है, तो उन्होंने तो मंगनी तोड़ दी है। तो फिर वहाँ लड़की के चकनाचूर होते हैं इमोशंस सारे। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी इंसान फ्यूचर की दूर अंदेशी या ये अंदाज़े नहीं लगा सकता इस बिरते पर कि मेरे ख़ानदान वाले हैं तो इन्होंने तो कोई तकलीफ़ पहुंचानी ही नहीं है। ये तो एक्चुअली सारा खेल होता है लड़की की नसीब का, जो वो बनाता है। और जब उसका नसीब अच्छा होता है तो ख़ानदान में शादी हो या बाहर हो, वो खुशहाल रहती है। जब लड़की की तरबियत अच्छी हुई हो तो वो बहुत सारे मुश्किल कठिन ख़ानदान वाले जो होते हैं उनसे भी मतलब उनके साथ भी सरवाइव कर जाती है और अपना घर अच्छा सा बसा लेती है। उसका अच्छा और काइंड और मोहब्बत वाली होना ज़रूरी नहीं है, इन सब चीज़ों के साथ उसका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो रिश्ते निभाने का तरीक़ाकार है वो सिर्फ समझदारी से है। मोहब्बत, काइंडनेस वो सब अपनी जगह, ज़बान की नरमी वो सब अपनी जगह, लेकिन समझदारी, किस वक्त क्या बात करनी है, किससे कैसे पेश आना है, किसको कैसे डील करना है, ये अगर लड़की को आता हो, ये अगर समझ हो, इमैच्योरिटी ना हो, तो उसकी ज़िंदगी को वो खुद से जन्नत बना सकती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज़, आपके सामने होंगे ये सारे किस्से कहानियाँ जो कि रियल हैं, कि कैसे अपने ही दर बदर कर देते हैं अपनों को, और जिन पे आप भरोसा करते हैं कि अगर तो ये जी मैंने बहन को दे दी अपनी बेटी तो मेरी बेटी तो खुश रहेगी, मगर क्या पता कल को ये बहन ही उसकी सही वाली ड्रॉनी सास बन के उसको डराए, आपको डराए। और ख़ानदान, अक्सर मैंने घरों में ये भी देखा है, जो कि बहुत कम है, चाहे कुछ भी हो जाए ख़ानदान में शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो आपके दूसरे रिश्ते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं अगर वो ससुराली रिश्ते बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी भी है, मगर हम लोगों की सोच बदलनी चाहिए। और सही जोड़ एक्चुअली जब लड़का और लड़की का होता है तो फिर अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। सही जोड़ से मुताबिक अगर लड़का मैच्योर है और पढ़ा लिखा है तो उसको अपना लाइफ पार्टनर भी मैच्योर और पढ़ी लिखा चाहिए। अगर लड़का इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इतना समझदार नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी आप ऐसी ही लाएं कि जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना और जो बिल्कुल समझदार नहीं हो, वरना दुनिया तो मतलब आपकी तो लाइफ अजीरन हो जाएगी ना। मियाँ बीवी दोनों ही समझदार नहीं है, तो कम से कम किसी एक को थोड़ा बुर्दबार समझदार होना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चल सके। और ऑब्वियसली अगर लड़का समझदार नहीं होता और वो मैच्योर नहीं होता तो लड़की को तो लाजमी मैच्योर होना चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ी चला सके। मगर
اگر لڑکی میچور ہوتی ہے پھر زندگی کی گاڑی چلنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آئیے آپ کو ملواتی ہوں کچھ ایسی ریئل سٹوریز سے جن کے اپنوں نے ہی ان کو نہیں چھوڑا, جو اپنوں کے ساتھ ہی سیو نہیں رہی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے المیہ کہ بس لڑکی کی شادی کرنی ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو خوش بھی رکھنا ہے. وہ ایک زندگی ہے, اس کو بھی زندگی آپ کی طرح ہی ملی ہے اور وہ 4 دن کی زندگی ہے. تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فرض ہے کہ بس جلدی سے اس کی شادی کر دو, ہاتھ پیلے کر دو جیسے تیسے. میں نے زیادہ ماں باپ کی بیٹیاں ہیں جس کی 7-7 8-8 بیٹیاں ہیں, میں نے ان کو بیٹیاں جیسے میں کہتی ہوں, میں باقاعدہ لفظ استعمال کروں گی معذرت کے ساتھ, بانٹتے ہوئے دیکھا ہے. بیٹیاں بانٹتے ہوئے, جینونلی وہ جا کے انکوائری نہیں کرتے اس گھر کی, پڑوسیوں سے نہیں پوچھتے, پتہ نہیں لگاتے, اور اپنی بیٹی کہتے ہیں اچھا رشتہ ہے, لڑکا اچھا کماتا ہے, چلو دے دو. پیسہ نہیں امپورٹنٹ اگر باقی چیزیں نہ ملیں بچی کو, عزت نہ ملے, اچھا برتاؤ نہ ملے, زبان اچھی نہ ہو, مار پیٹ ہو, تو اس پیسے کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ تو آئیے آج ایسے ہی قصے کہانیوں سے آپ کو آگاہ کرائیں گے اور پرسیپشن چینج کرائیں گے ہم ماں باپ کا, کہ زبردستی ضروری نہیں ہے کہ ہاں لڑکی کی شادی کر دو, اس پہ لیبل لگا دو شادی شدہ کا. اس کو خوشی دینی ہے نا, اس کی زندگی اچھی کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا انگریڈینٹس کی ضرورت ہے یہ آپ کو ایکچولی پتہ لگانا ہے. اس کو ایجوکیشن دینا کتنا ضروری ہے, اس کو سمجھداری دینا, اس کو شعور دینا کتنا ضروری ہے, اور یہ آپ اکیلے نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی کی ضرورت پڑے گی. تو جیسے تیسے بہت ساری لڑکیاں پرائیویٹلی بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کہتے ہیں آپ ایک لڑکی کو پڑھاتے تو آپ ایک جنریشن کو پڑھاتے. ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ آگے اپنی ایجوکیشن کی مدد سے, سمجھداری کی مدد سے سرو کر پاتی ہے, اپنے بچوں کو پال پاتی ہے. چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد کچھ ایسی کہانیاں جو ہیں تو دل دہلا دینے والی, مگر سب ریئل ہے, اور ریالٹی یہی ہے اس دنیا میں. تو آئیے اس کرونا کے دور میں آپ کو ایک عام زندگی دکھاتے ہیں کہ یہ کرونا سے پہلے بھی ایسی ہی زندگیاں تھیں, کرونا کے بعد بھی ایسی ہی زندگیاں ہوں گی, اور کرونا کے دوران بھی ایسی ہی زندگیاں ہوں گی. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فینٹیسی میں رہتے ہیں, جو ہمارے ناظرین بھی ہیں, اور وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں, جب وہ ادھر ادھر کی کوئی کہانی فیس بک پہ سن لیتی ہیں یا کوئی ان کو بتاتے تو کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ریالٹی میں ہوتا نہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مگر جو دوسری زندگیاں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم آپ کو ملواتے ہیں, جن سے میں بھی پہلے ایسے ہی سوچتی تھی, مگر پھر میری سوچ تبدیل ہو گئی جب میں واقعی پریکٹیکل لائف میں نکلی اور میں نے مختلف زندگی کے جو میرے مطلب لائک کام تھے وہاں میں مختلف لوگوں سے ملی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو زندگی ہمارے سامنے ہے ایکچولی وہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو وہ ہے جن خواتین سے میں ملتی ہوں اور ان کی کہانی سنتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اور آئی تھنک سو کہ جو وہ لوگ جن کا ملنا جلنا روز اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے, جو دکھوں کے مارے ہیں, جو تکلیفوں سے گزرے ہیں, ان کو صحیح طور پر زندگی کی پہچان ہوتی ہے اور زندگی کی قدر بھی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہت بڑی خوشی بنا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ شکر گزار زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں ہیں میرے سامنے, میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں, تو ہم تو ان میں سے بہت بہتر ہیں. سارے بڑی ویلفیئر ٹرسٹ سے سارے بڑی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور روز یہ لاکھوں ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں جن کی الگ کہانیاں, جن کی کیسز لے کر یہ عدالت میں جاتے ہیں, جن کے لیے اپنا وقت سرو کرتے ہیں, اور بس اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دی ہے. میں ان کو اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں, یہی سفید جوڑا پہنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. پتہ نہیں آج کل کچھ سفید جوڑے زیادہ ہی نظر میں ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا تو اسی سے شروع ہوئی تھی بات جو ہے نا. اتنے سال ہو گئے آپ کو, بور نہیں ہو گئے آپ؟ ہے ہی نہیں, اور کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں, کپڑے نہیں الماری میں, سفید جوڑے ہی ہیں بس. گھر میں بچے بھی, بھائی بہنوں کے بچے, وہ بھی بہت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں لا کے دو تو میں پہن لوں گا. اچھا پھر ہمیں اب اگر آپ کو کسی اور رنگ میں دیکھیں گے ہمیں ہضم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, وہ اتنی عادت ہو گئی نا مطلب کہ, تو اس لیے نہیں ہو سکتا. میری بھابھی لائی بھی تھی, میں نے بہت منتوں کے بعد جو ہے نا پھر ایک دن پہن کے بس اس کو دکھا دیا, چلو میں نے پہن لیا. نہیں مجھے خود نہیں اچھا لگے گا. اچھا نہیں لگے گا نا, عادت ہو گئی. بالکل عادت ہو. سارن بھائی آپ تو, میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ آپ تو روزانہ آپ کے اتنے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو یقین کرنے میں, آپ کو کسی کی کہانی سن کر آپ فوراً سمجھ جاتے ہوں گے ہاں بھائی یہ سچ بول رہا ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے. آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا؟ بالکل اندازہ ہو جاتا ہے.
لیکن ہمارے پاس کاریگر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں ویسے. جیسے کاریگر کیا کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ کہانیاں بناتے ہیں, دھوکہ دینے میں بھی بڑے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں, لیکن ہاں چلتا نہیں ہے دھوکہ, وہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. بالکل, وہ تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ تو مقصد وہی کہ اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تو 100 جھوٹ بولنے ہی پڑتے ہیں. لیکن سننا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سننا نہیں پڑتا. کل بھی جیسے ایک بچہ آیا تھا, تو آیا نہیں تھا, ہم نے جیل سے اس کو چھوڑا, بالکل چھوٹا 13 سال کا بچہ, تو اس کے نا پورے یہاں کٹس لگے ہوئے تھے, پورے ہاتھ پہ, ادھر دونوں پہ, سر کئی جگہوں سے پھٹا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا, تو کہنے لگا میرا بھائی یہ تھا, ستیلا بھائی تھا, وہ مجھے مارتا تھا بہت زیادہ. تنگ کرتا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا نہیں تنگ کرتا ہوگا, تنگ کرتا ہوگا, لیکن کیا یہ جائز ہے دینی طور پہ, اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ, کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو اس طریقے کا کہہ رہے یوں ہاتھ باندھ کے باقاعدہ اور کٹ مارتا تھا وہ. میں نے اس سے یہی سوال کیا, اکثر لوگ مجھے کہتے نہیں آپ تو عادی ہو گئے ہوں گے, تو میں نے اس سے وہ سوال دہرایا. میں بولا تو تم اتنا پٹے ہو کل, بلکہ جیل سے جب آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بھی مار کے بھیجا تھا کہ اب تو تم جا رہے ہو نا, چلو تمہیں مارتے, تو خوب مارا اس کو. تو میں نے کہا کیا عادی ہو گئے تم, کیا درد نہیں ہوتا؟ کہ لگا نہیں مجھے درد ہوتا ہے. میں بولا اس کا مطلب بندہ عادی تو نہیں ہوتا؟ کہ لگا نہیں عادی نہیں ہوتے. بس تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. جب ایک نئی سٹوری آتی ہے نا, وہ ایک تکلیف لے کر کے آتی ہے, ایک درد لے کر کے آتی ہے. اب یہ مریم ہو یا XYZ کوئی بھی ہو, روز آنا صبح سے شام تک. کل صبح کبھی ایسا ڈپریشن نہیں ہوتا سارم بھائی؟ ہوتا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, انسان ہے نا, صبح سے لے کر رات تک برداشت کرتے دکھ. صبح کل بلکہ صبح ہاں رات کو ایک SHO کی کال آئی, تو 7 سال کی بچی, 7 سال کی, وہ ابھی تک نیوز میں بھی نہیں آئی ہے, اس کے ساتھ غلط کیا رمضان میں, بس کرونا میں, کیا کرونا کیا. تو اب یہ چیزیں دیکھ کے دیکھ تو لیتے ہیں, دیکھنی پڑتی ہیں, اب ہضم کیسے کریں گے اس کو. سارم بھائی مجھے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں اس طرح کی شوز کرتی ہوں, میرا پورا دن ڈپریسو گزرتا ہے, تو میں کہتی ہوں میں کم جاؤں ان چیزوں میں. آپ کا تو کام روز ہے, میں اس لیے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, دل پہ لے لیتی ہوں, تو آپ روز لوگوں سے مل رہے ہیں, روز ڈیلی. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت برداشت ہے, لیکن جس دن بھی گیا دنیا سے ہارٹ اٹیک میں ہی جاؤں گا مجھے لگتا ہے. نہیں ہوتا, پتہ ہے بہت نہیں, آپ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود ڈاکٹرز کے ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہم انسان ہیں, پھر بھی ہم انسان ہیں, وہ تو پھر ظاہر ہے انسان نہیں ہوتا. ابھی آپ کے پروگرام میں بھی شاید وہ بچہ آیا تھا, مجھے جہاں تک یاد ہے, جس کے آنکھوں میں ایلفی ڈال دیا تھا. اب یہ چیزیں نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں تشدد کا نیا طریقہ. ہاں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں اینڈ ہو گیا, کوئی اینڈ نہیں ہے, خطرناک سے خطرناک. بھائی ہم نے تو یہی سنا نا, چپلوں سے مار لیا, ہینگر سے مار لیا, بیلٹ سے مار لیا, ڈنڈے سے مار لیا, اب نہیں تشدد ایلفی ڈال دی آنکھ میں. ہلکی پھلکی تو اب کوئی پٹ کے آتی ہے, تو میں ایسے مذاق میں چھیڑ رہا ہوں کہ خیر ہے یار, اتنا تو پٹنا چاہیے, وہ بات چلے, اتنا ہمارے معاشرے میں گندے سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس طریقے سے تشدد کرنا, باندھ کے مارنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جی ہمارے ساتھ یہاں مریم ہے, اور سارم بھائی کی طرف سے ہی آئی ہیں مریم. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. مریم کیسے پہنچی ٹرسٹ تک؟ کیونکہ ٹرسٹ پہ جب کوئی لڑکی پہنچتی ہے تو کوئی وہ بہت مشکلات سے گزر کر پھر یہاں کا رخ کرتی ہے. اپنا گھر چھوڑ کے ایسے نکلنا آسان نہیں ہوتا ایک لڑکی کے لیے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جتنے تک میں جہاں تک میں گئی ہوں, لیکن مجھے کہیں سے کچھ بھی ایسا میں کہتی ہوں کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے حق میں کوئی بات. کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تمہاری شادی ہوئی, امی ابو نے شادی خاندان میں کی, چھان بین کے ساتھ نہیں کیا, کیا ہوا تمہارے ساتھ مریم؟ جی میم, یہ ایسے ہی کچھ تھا, ایک رشتہ جیسے کہ ہمارے جاننے والے نہیں تھے, امی ابو نے میرا رشتہ کروایا تھا. اور بس میں کہتی ہوں کہ جب سے میری شادی ہوئی, میری زندگی کا روح ہی بس ایک سمجھو کہ عذاب تھا. تو تمہاری شادی امی ابو کی پسند سے, تمہاری پسند سے نہیں تھی, اور رشتہ آیا جی, تو امی ابو نے دیکھا لڑکا صحیح کماتا کھاتا؟ جی فی الحال بالکل صحیح تھا, لوگ بھی اچھے تھے, دیکھنے میں بھی اچھے تھے, باقی تو ہم نے پیچھے جو کچھ تھا ہم نے نہیں دیکھا, چھان بین نہیں کرا, نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد جیسے میری شادی ہوئی تو یہ سے سمجھو کہ بس مجھ پہ عذاب ٹوٹ پڑی. شادی کے کتنے دن بعد تمہیں لائف جو ہے وہ مشکل لگنے لگی؟ 1 ہفتے بعد. 1 ہفتے بعد؟ 1 ہفتے بعد. کیا شروعات ہو گئی تھی؟ شروعات ایسی ہوئی کہ مجھے سب کچھ لگ رہا تھا, الگ الگ بالکل لگ رہا تھا, کہ جو میری مدر ان لو ہے وہ الگ, جو میرے ساتھ رویہ تھا اس کا الگ, اور فادر ان لو کا الگ. اور جب ہسبینڈ سے بات کرتی تھی اس بارے میں تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں کیا کروں, یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے.
इसको एक्सेप्ट करना तुम्हारी अभी जिम्मेदारी नहीं, तुम उसको करोगी, निभाना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने निभाना शुरू किया। फिर क्या ऐसा क्या माहौल था, क्या लाइक तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं थी? नहीं थी। तुम सेफ नहीं थी? नहीं थी बिल्कुल। अपने ससुर की तरफ से? जी हाँ। अच्छा, उनको चाय देना है कुछ, तो कोई ऐसी हरकतें हो जाना? हाँ, मुझे महसूस हो रहा था, मायूब लगती? जी जी, मुझे महसूस हो चुका था कि ये बंदा मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। हाँ। चाय दूं तो भी हरकत उसकी शुरू, अगर मैं चलूं तो भी उसका देखना बिल्कुल मेरी तरफ। हाँ, उनकी नजरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो तुम्हें तंग कर रही? बिल्कुल तंग करता था। और फिर वो एक जॉब के सिलसिले में किसी बेंगलोर में वो सिक्योरिटी काम के लिए गया, वहाँ से उसका कॉल करना और फिर घंटों घंटों मुझसे बात करना। ओए होए, मैं बिल्कुल तंग हो जाती थी। मैंने अपने सास से भी कहा कि सास से खुल के बात की? बिल्कुल मैंने की थी। मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, अब्बू मुझसे इतना, मैंने कहा घंटों घंटों बात करता है, कहते तुम बेटी हो उसकी। मैंने कहा 6 बेटियां घर में और मौजूद है। हाँ। लेकिन ऐसी क्या बात है। तो जब भी कोई काम करती थी सास, तो मैं उससे मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा के कि तुम ससुर से ये बात मनवाओ। हाँ, सास खुद बोलती? जी हाँ, ऐसा ये वाकया होता था। फिर तुमने कितने दिनों बाद हिम्मत करके अपनी मियाँ से बोली ये बात? तकरीबन मैं कहती हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई उसके फ़ौरन बाद जैसे मैंने शुरू किया, मैंने अपने ये सब कुछ देखा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर आप लोगों का माहौल। तो जैसे मैंने उसको कहा, शायद उसने कुछ कहा होगा। फिर मेरे ससुर ने अपने बेटे को अपनी जगह पर रखा जहाँ वो जॉब करता था, सिक्योरिटी में। 1 हफ्ते बाद। जी हाँ। हाँ। और खुद घर पे बैठ गया। ओह, और पहले तुम्हारे मियाँ काम नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसा उसका कोई काम नहीं था। अच्छा। उसके बाद फिर जब ये बैठा तो मुझे ये बिल्कुल अजीब लग रहा था। मैं कभी किससे कह रही थी, कभी किससे कह रही थी कि ये मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुमने नंदो वो भी नहीं घर में? मेरी एक नंदी वाहिद जो वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मैं पूरे सब कुछ उससे ही बयां करती थी। हाँ। वो समझ सकती थी। बाकी तो जो थे वो बस यही समझो कि बाकी कोई और जेठ, घर में कोई और फर्द नहीं, बड़ा बेटा यही था और छोटे बच्चे थे? हाँ, 2 बेटे और भी हैं। 6 बेटियां हैं, 3 बेटे। तो वो छोटे थे? हाँ, 1 बेटा ये जो बड़ा था, 2 छोटे। तो तुम्हारे तुमने अपने मियाँ से कहा तो उसने क्या जवाब दिया? वो कहते मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अब्बू है बस। उसने यही बोला। अलग भी नहीं हो सकता? नहीं। तुमने अपने अम्मी अब्बू को बताया? नहीं, इस बारे में पहले मैंने नहीं बताया था। जब मेरा एक बेटा पैदा हुआ उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि उसने मुझे तंग करना बहुत ज़्यादा शुरू किया कि मैं तुमसे बच्चा छीन लूँगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा बहुत छोटा था। अल्लाह। और उस वक्त अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमसे बच्चा छीन लूँ। मैं चली जाती थी रूट के यहाँ तक कि मेरे पास काफ़ी झिरगे के जो बड़े होते थे वो लिख लेते थे कि हाँ अभी ये इसके साथ जाती नहीं होगी। मेरे पास अभी भी पड़े हुए, तब वो इस तरह के ले जाते थे। फिर ऐसे ऐसे में मेरी दूसरी बच्ची पैदा हुई। फिर अचानक से फिर इसने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे शोहर ने कहा कि हम अलग चले जाते। फिर एक जॉब मिली हमें, वो इंग्लिश मैम थी डिफेंस में। हम लोग मियाँ बीवी दोनों वहाँ शिफ्ट हुए बच्चों के साथ? जी हाँ। हाँ, दोनों बच्चों के साथ। उस वक्त मेरी बेटी जो थी तकरीबन मैं कहती हूँ कि 5 माह की थी। मैं शिफ्ट हुई साथ में, फिर दूसरे बंगले में जॉब करने लगी। अच्छा खासा गुजारा, वहाँ पर भी ये पहुँच गया। क्यों? बस मुझे तंग करने के लिए कि मेरा दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। अल्लाह। फिर मुझे इंग्लिश जो मैम थी उसने कहा था कि आपके घर में मेहमान आ रहे हो, मैं अपने घर में ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप लोगों को काम करना है। मैंने आपको रखा है, बाकी मैं किसी को यहाँ नहीं रखूँगी। तो अगर नहीं मना होते तो फिर आप चले जा सकती हैं। मैं तो रहने आ गए थे क्या? जी हाँ, बाकायदा तंग करने आ गए थे मुझे वहाँ पर। उसके बाद जैसे उन लोगों ने हमें काम से फिर कहा कि भाई आप जा सकती हो, आप चली जाओ यहाँ से। तो हम लोग जैसे वापसी आए तो अपने भाई के घर आई हूँ। मैंने जैसे अपने शोहर से मिन्नतें की कि मैंने वापस वहाँ नहीं जाना। इसका इरादा भी यही था कि मैं वापसी वहीं जाऊँगी। हाँ। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे कि अपने भाई के घर गई। वहाँ पर इसकी माँ ने शोर शराबा शुरू किया कि मेरा बेटा कमाता है और इसके ससुराल वाले ने खा लिया। बता कि मैं खुद कमाती थी, स्टिचिंग करती हूँ मैं। आपके भाई की सास ने शोर किया? मेरे शोहर की अम्मी ने, सास ने। अच्छा। कि मेरा बेटा वहाँ पर ससुराल में है, वो कमाता है, ये लोग खाते। और बता कि मैं खुद कमाती थी। हाँ। तो फिर ये कहते बस ये हो गया था कि दोबारा उसने मेरे घर के आगे बैठना शुरू कर दिया, मेरे ससुर ने। अल्लाह। मेरा निकलना मुहाल हो गया था। हमने तो सुना है सासें कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सासें घर खराब कर देती हैं कहीं किसी घर में, लेकिन यहाँ तो उल्टी कहानी है, ससुर ने इसको लुटिया डुबो दी सारी। तो ऐसा फिर था कि तकरीबन मैंने कहा कि अपने शोहर से कहा कि मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी दूसरे घर, मेरे भाई के घर के आगे ये तुम्हारा बाप बेटा रहता। हाँ। तो
اس نے کہا تھا کہ ایسا کروں گا میں نہیں آؤں گا گھر پہ. میں نے کہا تم نہیں آؤ گے تو میں کہاں جاؤں گی. تو اس طرح پھر چلتا رہا. کیا کیا 2 دن بعد اس بیٹے نے کنڈکٹری کرنا شروع کر دی اور وہاں سے لے گیا اپنے بیٹے کو اپنے گھر. اور مجھے کال کی, میری بات ماننے کے لیے تیار ہو, میری دوستی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار, تو اس سے اچھا ہے تو پھر تمہیں رہنے دوں گا, ورنہ نہیں تم سے تمہارے دونوں بچے لے لوں گا. یہ کہانی کرتے جیسے میں نے کہا. پھر 2 دن بعد دیکھتی ہوں میرا ہسبینڈ اس کی امی دونوں میرے گھر پہ آئے, میرے الگ گھر پہ, اور مجھے کہنے لگے کہ صحیح ہے میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے دونوں بچے دے دو. میں نے یہ سوچا تو میری پیروں تلی زمین نہیں تھی اس وقت کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمت دی اس نے مجھے کہ میں یہاں بیٹی میں بول سکتی ہوں. میں ایک زندہ انسان ہوں, میں کوئی ایسی کوئی مردہ نہیں تھی جو یہ لوگ مجھے جو کروا رہے تھے میں کٹ پتلی کی طرح کرتی جاؤں. مڈل ہوں میں. اچھا 8ویں جماعت تک پڑھی ہو نا, تو دیکھو شعور آتا ہے نا پڑھائی کی وجہ سے. اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہوتی تو پھر وہ بیچاری ڈر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی, اور پھر وہ حرام کاری کہتے ہیں نا اسے, تو یہ تو جائز بات نہیں ہوتی. لیکن یہ تھا کہ میں اپنی عزت کے لیے تو اپنے ابو کے لیے سب کچھ تو کر رہی تھی. اتنے سال تک تو میں نے برداشت کیا, 2 بچے میرے پیدا ہوئے اور مجھے کچھ کرنا تھا. اس کے بعد جیسے یہ مجھے لینے آئے, تمہیں تمہارے گھر چھوڑے, ہم تمہیں اب سے اپنے بچے لے رہے. وہاں سے پھر جیسے میں ان کے ساتھ نکلی میں چلی گئی سیدھی. میں گئی اس وقت جی بھی بنتی, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں کہاں بھٹکتی پھروں. ایک جگہ میں جا کے پہنچی, میں شفیق موڑ پر بیٹھی. تم ان کے ساتھ گئی؟ میں گئی, لیکن میں نے رخ بدلی کہ میں نے کہا میں آ رہی ہوں 5 منٹ میں. اپنے دونوں بچوں کو لے کے میں چلی گئی, گھر سے باہر گئی. اچھا. گئی اور پھر میں شفیق موڑ پہنچی. جب پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے. مجھے سامنے عیدی نظر آیا سراب گوٹ کا, میں وہاں چلی گئی. میں تقریباً 2 رات وہاں پر رہی, اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارے بالکل سردی کا موسم تھا. پھر میرے بچے, نہ ان کے پاؤں پہ چپل, نہ کوئی ساکس, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. وہاں میں عیدی میں گئی. مجھے برا نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی اچھی جگہ ہے, لیکن ایک پتہ نہیں, میں کہتی ہوں کہ ایک فرشتہ بن کے ایک عورت میرے پاس بیٹھی, اور کہ 2 دن سے آئی ہو, تم 2 دن سے رو رہی ہو, ایسا کیا ظلم ہے تمہارے ساتھ جو تم بچے بھی تمہارے یہاں بیٹھ کے تمہیں دیکھ کے رو رہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اور میری سسرال والے جو میرے بچے چھین لیں. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ نہیں, تم پناہ شیلٹر ہوم چلی جاؤ, وہ تمہیں اچھا سپورٹ کریں گے. جب میں نے یہ سوچا تو میں نے کہا تھا واقعی مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے, مجھے اپنے بچوں کو سیفٹی دینی چاہیے. میں وہاں سے نکلی یہ کہہ کہ بھائی مجھے جانا ہے, میں اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں. پھر میں عائشہ منزل پہنچی, اور وہاں پر میں سیدھا شیلٹر ہوں. میری وہاں پر میڈم زربانو تھی, اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھے رکھا یہاں پر, اور اس نے پھر مجھے تمہارے ساتھ. جی ہاں. اور وہاں کا ایسا ماحول, اتنا اچھا ماحول کہ میں کہتی ہوں کہ باہر کے جو علاقے جیسے ماحول ان کا ہوتا ہے وہاں بالکل اچھا. اچھا مجھے بتاؤ, تم کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح بچوں کو اپنے ساتھ تم لے کر آئی؟ تقریباً میں کہتی ہوں کہ میں نے 1 سال ہے میں نے باہر دھر بدر ٹوکرے کر کے کھائے, باہر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. تو ان کا کماتے کہاں سے تھے تم؟ میم جب میں وہاں پر گئی تھی پناہ شیلٹر ہوم, تو وہاں اسٹیچنگ کرتی تھی جنید کا. اچھا. جنید بوتیک کا. وہاں ان کے شرٹ سیے جاتے تھے, وہ میں کرتی تھی. وہ جیسے جیسے ہوتا تھا وہیں پر, کیونکہ ہمیں سب کچھ وہاں ملتا تھا پناہ میں جو بھی ہوتا تھا. لیکن پھر بھی جو باہر کے جو بھی تھی چیزیں ہمیں لینی خود پڑتی تھی, وہاں سے میں کر لیتی تھی. اتنے میں پھر میری امی کو پتہ چلا, پھر مجھے میم نے سمجھایا کہ تم یہاں چپ کے کتنے عرصے تک بیٹھی رہو گی, تم اپنے گھر کانٹیکٹ کرو. پھر میں نے اپنی امی سے بات کی. میں نے کہا میں کہیں بھی نہیں گئی ہوں. تو امی نے کہا کہ تمہارے خلاف یہاں تمہارے بدلے میں تمہاری بہن دی جا رہی ہے, کہ تم جیسے بھی کہا. اس نے مجھے کہا کہ تم گالی گلوچ کرنے لگی میری ماں. پھر تمہاری بہن دے دی ان کو؟ نہیں, پھر میں نے بات کی. پھر میں نے میم زربانو سے بات کی کہ وہ جرگے میں میری بہن مانگ رہے ہیں کہ ہماری عزت دو اور ہمارے بچے دو, اور ہم یہ لیں گے تمہارے بدلے میں اپنے بیٹے کے لیے. یہ تو بہت ظلم ہے. پھر اس کے بعد پھر میں نے امی لوگوں سے, پھر میڈم نے بات کی کہ نہیں یہ یہاں پر ہے, یہاں سیف ہے, اور تم لوگوں نے ایسا کوئی قدم اٹھائے تو ہم تمہارے کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. پھر وہ لوگ رک گئے, مجھ سے ملنے آئے. میرا سسر مجھ سے باہر ملنا ہے, مجھے بتا دیا گیا کہ آپ سے کوئی ملنے آئے. میں نے منع کر دیا کہ مجھے ان سے نہیں ملنا ہے. پھر اس نے مجھ سے فون پہ بات کی, میرے سسر نے.
اور یہ بتایا کہ تم میری بیٹی ہو، میں ایسا کیا کروں گا، کیوں کروں گا، تم نے ایسے الزام مجھ پہ لگائے. میں نے کہا الزام ایک لڑکی خود پہ لگائے گی تو آگے اس کی مستقبل کیا ہوگی، تو میں تم پہ الزام دے رہی ہوں. تو اس نے پھر کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، گھر واپسی آ جاؤ. میں نے فون کٹ کر دیا پناہ شیلٹر ہوم سے. اتنے میں پھر میرے شوہر نے کہا کہ یہ نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے میں اپنے بچے لینے جا رہا ہوں، یہ میرا قانونی حق ہے کہ یہ ابھی پناہ میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے تو میرے حق میں بہتر ہے کہ میں لے سکتا ہوں. امی نے کہا بھی جیسے بھی ہے تمہارا باپ بھی کہہ رہا ہے آ جاؤ تو چلی جاؤ، گھر چلی جاؤ. میں نے یہ لکھا کہ میں اپنی مرضی سے آئی تھی اور اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، لیکن میں نے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے گھر. جیسے میں اپنی امی کے ساتھ وہاں گئی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ گئی گھر واپسی. تو اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ رات کے ٹائم 10 بج رہے تھے، لائٹ نہیں تھی. میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور میں پوچھتی ہوں کہ گھر والے کہاں ہیں، لیکن اس نے جواب میں کہا کہ ساتھ والے ان کی خالہ رہتی تھی، پھوپھو رہتی تھی کہ ان کے گھر میں. تو پھر اندر فوراً میرے کمرے میں آیا کہ اب تو مجھے موقع مل گیا ہے. اور جیسے تیسے اس کی نظریں جو جیسے بری تھی وہ تو تھی، لیکن میں جیسے تیسے تھی میں بچ کے تو نکل گئی. لیکن پھر جو وہ حالات میں لے کے میں تھانے گئی ہوں، سرجانی تھانے. تم پر حملہ بھی کیا اس وقت؟ جی ہاں، مجھ پہ حملہ کیا. تو وہ حملے جو حالات میرے تھے وہ اسی حالات میں گئی تھی. میں نے FIR کٹوائی ہے اس پہ، تب جا کے اس کو یعنی کہ تو گرفتار تو ہو گیا تھا. 3 منتھ تک تو وہ غائب تھا پوری فیملی کے ساتھ. اس کے بعد جب آیا میں نے کیس درج کیا اور اس کو گرفتار کروایا. اس کے بعد اس نے نا ضمانت لی، بیل پر وہ رہا ہوا. تو اس کے بعد مجھے میسیجز ملنے لگے، بہت غلط میسیجز ملنے لگے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہنے لگے اگر تم نے کیس واپسی نہیں لیا تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا کر سکتے. لیکن یہ بات سچ ہے، لیکن جو ان لوگوں نے کہا تھا وہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا. لیکن لاسٹ بات یہ ایک کام رہ گیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا آخری بات ہم تمہیں یا مار دیں گے، شوٹ کر دیں گے، یا پھر تیزاب پھینک دیں گے. یہ بات تھی، یہ رہتی تھی. باقی جو ان لوگوں نے کہا وہ ہو گیا. پھر میں نے کہا میں کیس کسی حالت میں واپسی نہیں لوں گی. 2 تاریخ 3 تاریخ میں نے خود جا کے اکیلے میں دیے. میرے باپ میرا بھائی کوئی میرا سپورٹر نہیں ہے. میں ایک اکیلی لڑکی لڑ رہی ہوں. میرے 4 بھائی ہیں، میرا اچھا خاصا ابو ہے، لیکن نہیں میں خود سپورٹر ہوں اپنے آپ کی، خود اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی ہوں. کیونکہ بھلے میرے ماں باپ تم خود سنبھال رہی ہو، میرے ماں باپ میرے لیے نہیں لڑ رہے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے لڑ سکتی ہوں. کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جو کرے جو کوئی کہے تو ہمیں یہ سہنا پڑے گا. تو فی الحال میں یہی کہتی ہوں کہ بس میں نے جیسے تیسے کی، میں نے اپنا قدم اٹھایا. لیکن پھر بھی میں گئی تاریخوں پر. ان لوگوں نے میرا پیچھا کیا. جیسے میں سٹی کورٹ سے باہر نکلی میرے 2 بندوں نے میرا پیچھا کیا. لیکن میں نے ایک آدمی سے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے میں نے کہا آپ مجھے گاڑی میں نے کہا کسی دور جگہ تک مجھے چھوڑ دیں. بچے کدھر تھے؟ میری امی کے پاس. میں وہاں چھوڑ گئی، تاریخ کے لیے اکیلی جاتی تھی. پھر وہ بھی ڈر گیا کہ بھائی کیا ہے آپ کو، کیوں آپ میری گاڑی میں فوراً بیٹھ گئی ہو. میں نے کہا مجھے پلیز مجھے خطرہ ہو رہا ہے، آپ مجھے کہیں دور جا کے چھوڑ دیں. پھر جب اس نے مجھے چھوڑا پھر میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا میری تھوڑی سی پریشانی تھی اس لیے میں نے کہا. لیکن جیسے واپسی میں پھر میرے ابو نے یہی کہا کہ بھائی تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو، تمہاری وجہ سے میری بیٹیاں بھی اور ان کی بھی عزت خراب ہو رہی ہے، میری بھی ہو رہی ہے. بچے دے دو یا تو پھر طلاق لے لو، نہیں تمہارے گھر سے چلی جاؤ. یہ واحد میں شو مجھے پتہ ہے کہ سب دیکھیں گے، میرے فیملی والے بھی دیکھیں گے. مجھے کوئی حرج نہیں ہے، جب میں اکیلی گئی ہوں باہر تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی شکل دکھاؤ، اور اسی لیے ہم نے کور کرائی تمہاری شکل. مگر دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے 4 بھائی، آپ کا ایک باپ، آپ کے میاں، ہر کوئی ہو، لیکن آپ بالکل اکیلی تن تنا کھڑی ہوں اور مقابلہ کریں. تو یہاں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ کوئی مرد ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ بنے وہ مرد. لیکن ندا بہن ایسی بہت کم خواتین ہیں معاشرے میں. اگر ہم دیکھنے جائیں نا تو اکا دکا ہی ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں ملیں گی. لیکن اس طرح کھڑا ہونا چاہیے. جیسے یہ کہہ رہی نا باپ بھی نہیں کھڑا، بھائی بھی نہیں کھڑا، لیکن میں خود نکلی ہوئی ہوں. نکلنا چاہیے. اگر آپ نہیں نکلتے نا تو یہ سمجھے کہ ظلم اور زیادتی کو آپ خود پھیلا رہے ہیں. پھر آپ بے شک نہیں ساتھ دیتے. بے شک ایک لڑکی کا اور ایک اچھی شکل صورت والی لڑکی کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور حالات جنگ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں حالات جنگ میں ہوں. یہ اپنی عزت بچانا، ایکچولی ہم سب مسلمان عورتیں یا جو بھی عورتیں کسی بھی مذہب کی، یہ واقعی ہمارے لیے ایک جنگ ہے. ہم اپنی عزت بچائیں. ایک چھوٹے سے وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور
आई डोंट नो कि क्या आप यकीन कर सकते हैं, ससुर जो एक रिस्पेक्टेबल रिश्ता है, आपके हस्बैंड के बाप, जो जिनको आप अपना बाप समझकर उनके साथ आधी ज़िंदगी आप अपने असल बाप के साथ गुजारते हैं, आधी ज़िंदगी आप अपने सास ससुर के साथ गुजारते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर यही है ना, सास ससुर की खिदमत करना। मैंने कितनी बहुओं को ससुर को जिस तरह सास को खाना खिला रही होती है अपने हाथों से, उनकी खिदमत करी थी, उसी तरह ससुर की भी कर रही होती है। कितनी मैंने ख़वातीन को ऐसे देखा है। लेकिन अमाल का दारो मदार नीयत पर है। जब नीयत में खोट है तो ससुर क्या, भाई क्या, बाप क्या। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभार जब आप ज़िंदगी को देखते हैं एक डिफरेंट एंगल से तो आपको हंसी भी आती है ज़िंदगी को देखकर, कभी कभी आपको तकलीफ़ भी होती है, कभी कभी आपको रोना भी आता है। ये मिली जुली कैफियत आप पे सवार रहती है हर वक्त। कभी कोई न्यूज़ पढ़ने के बाद कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तब भी आपको कोई असर नहीं होता, और कोई बहुत छोटी न्यूज़ होती है वो आप पर असर अंदाज हो जाती है। तो कभी कभार कुछ केसेस भी ऐसे होते हैं जो आपके दिल पे नक्श हो जाते हैं, और सोचते हैं आपके या मेरे अल्लाह ऐसा भी होता है क्या हमारे माशरे में, जिसको आप ऐसी नज़र से देखते हैं कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके लिए एक सायेदार दरख्त के लिए है, वहाँ से अगर आपको सपोर्ट ना मिले, फिर आपको लगता है कि दुनिया में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको अपने लिए ख़ुद खड़े होना है। और जब औरत अपने लिए ख़ुद खड़ी होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। यहाँ अभी मैं सारिम भाई से बात करी थी, मरियम हमारे साथ हैं, और मरियम ने एक स्टेप लिया। आपके पास ये कैसे पहुँची? ये मरियम बस बहुत परेशान हाल में आई थी और अभी भी परेशान है। रिपोर्ट कराने के बाद क्या हुआ? जब इसने रिपोर्ट कराई फटे हुए कपड़ों में जो कि ससुर ने पाड़े हुए थे, ये FIR कटवाई और वो गायब रहे घर, उसके बाद क्या हुआ? बच्चे किधर थे? बच्चे मेरे पास ही थे। बच्चे तुम्हारे पास थे? जी। तुम उनको लेकर फिर सारिम भाई के पास चली गई या क्या? जी हाँ, फिर मैंने कहीं, क्योंकि हर जगह मैं थक चुकी थी, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा था। मैं कई दफ़ा थाने भी गई हूँ तो यही हो रहा था, अपना कॉन्टेक्ट लिखवाओ और कॉन्टेक्ट के बाद आपको पता है फिर क्या होता। मुझे तंग करने लगते थे। मुझे यही लगता था कि भाई इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। जान छुड़ा रही हो तो और 100 बंदे पीछे लग रहे थे। ये चक्कर हो, यही तो है ना। अकेली औरत बाहर निकलती तो एक्चुअली होता तो यही है। अच्छा, इसके साथ ऐसा हो रहा होगा तो इसी में कोई प्रॉब्लम होगी, ये कहते हैं ना मर्द, ये सोचते हैं। सबसे फर्स्ट मैं ये पूछते थे कि आप अकेली क्यों आई हो? हाँ। आपके अब्बू खाएं, आपके भाई खाएं। मैं ये कहती थी कि वो काम पर है, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि मैं ये जाहिर नहीं करवाना चाहती थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ वाकई में। तो फिर यही होता था कि आपको 8 बजे आना है, आपको 9 बजे आना है, आपको 12 बजे थाने आना है। तो अब्बू भी ये कहता था कि ये कौन सी तारीख है जो थाने में 12 बजे बुलाते आपको, रात के 12 बजे? जी हाँ। कि आप अब यहाँ पर आए, आपको लाजमी आपको बुलाया गया है, आपने FIR कटवाई है। तो मैंने कहा था मैं सुबह में आऊँगी, सुबह के 12 बजे आऊँगी, लेकिन रात के नहीं। मैंने पहले से ये कह दिया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन लोगों ने ये मुझसे कहा कि भाई केस वापसी ले लो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे मैसेजेस मिले, यहाँ तक कि मेरी गंदी गंदी वीडियोस बनाते रहे। मेरी नहीं थी लेकिन मेरे नाम पे दी थी वो। फिर मैं FI वालों के पास गई हूँ, वहाँ पर भी मेरा केस था। कितनी तुम समझदार हो, फिर तुम्हें पता है कि मैंने आपके इधर जाना है। मैंने लड़कियों को तो कुछ नहीं पता होता, इनफैक्ट शायद मुझे भी नहीं पता होगा। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है। तो मेरा एक माशाल्लाह तुम 8वीं जमात पढ़ के भी इतनी समझदार हो, तो सोचिए लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो कैसे खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। उन लोगों ने मेरा केस किया, अभी तक तो मेरा केस फ़िलहाल चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि मुझे यहाँ से तो इंसाफ नहीं मिल रहा। अचानक मुझे सर की वीडियोस मेरे सामने आई। मैंने जब देखा तो मुझे एक ज़िंदगी की नई रोशनी सी, किरण सी मिली कि भाई यही मेरे यहाँ पर मुसीबत हल हो सकती है। फिर तुम पहुँची? जी हाँ। और यहाँ जैसे मैं पहुँची और यहाँ पर मैंने अपना जैसे कोई जो परेशानी थी, पहले उन लोगों ने तो ये किया। तुम शेल्टर हाउस में रह रही हो या नहीं? अभी शेल्टर में नहीं? नो, अपने बाहर रहती हो अभी? उन लोगों ने तो मुझे केस में आप हेल्प करते हैं। फिर उन लोगों ने जब ये कहा था कि भाई केस वापसी ले लो, उसके बाद जैसे मैं जॉब पे गई, वापसी आई, देखती हूँ क्या तो मेरा पूरा घर जला हुआ है। और बाकायदा उन लोगों ने कार्ड अपना रख दिया है, अपना नाम रख दिया है और सब कुछ कि ये हमने किया है। और अगर अब भी तुम हमारी बात नहीं मान रही हो तो इससे हम कैसे रिवेंज चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब हम बदला लेने के लिए अपने काम धंधा छोड़ के नहीं जा सकते। इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, ये बदले बदले में लगे हुए हैं। काम धंधा नहीं है और मसला सबसे बड़ा ये बच्ची है ना, यकीन जाने खुशी भी है और अफसोस भी है कि यार अगर वो निकली है, हाँ। एक
जायज़ चीज़ के लिए तो भी हम में से कोई नहीं है जो उसके सर पे हाथ रख दे। देर होगा मगर दुरुस्त हो नहीं, जाएगा। इंशाल्लाह इसको इंसाफ ऐसा नहीं मिलेगा, है, इनको 100%। इसको इंसाफ मिलेगा। मैं यहाँ 100%। बच्चियों को कहूँगी जो बैठी हैं देख रही हैं और वो इन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रही हैं, इन हालात से वो गुजर रही हैं, तो ये ना सोचें कि इसको इतनी मुश्किल हुई है, हम तो इतनी हिम्मत वाली हैं नहीं। मगर मुश्किल के बाद देखें, मैं फिर बता दूं, इसको आसानी होगी और बहुत जल्द आसानी। सिर्फ थोड़ा सा भी ये जो बीमारी के प्रॉब्लम्स आ गई, कोर्स वोर्स बंद हो गए, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये बहुत खुश होगी अपने फैसले पे कि मैंने एक जंग जो है ना जीती है मैंने, और एक जायज़ जंग थी। लेकिन और अल्लाह भी होगा तुम्हारे साथ भाई, ऐसा नेक काम है तो। लेकिन ना इनको एक छत देनी चाहिए हमें, महफूज छत नहीं, महफूज छत। वो उसे हर लड़की के लिए, वो बुरी लड़की भी है ना, बुरी जिसे हम उल्टे सीधे अल्फाजों से पुकारते हैं, मैं समझता हूँ उससे भी महफूज छत देनी चाहिए कि जिस वक्त वो बचना चाहे तो उसको महफूज छत के नीचे रखे। खुद ब खुद चीज़ें बेहतर होंगी, खुद ब खुद इंसान पलटेगा। लेकिन एक अच्छी बच्ची अपने इंसाफ के लिए जायज़ निकलती है तो उसको सपोर्ट और करना आप और आप या उसको आपने इसको सपोर्ट किया या मैंने इसको सपोर्ट किया है, तुम्हें किसी भी सपोर्ट की और ज़रूरत होगी तो हम लोग तुम्हारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और वो वाली चीज़ है, अब जब हालात बेहतर होंगे तो तुम्हारा केस भी आगे बढ़ेगा और तुम जी सकोगी इज्जत के साथ, क्योंकि आपके ज़मीर मुतमईन होता है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। जब आपकी ज़मीर पे इतना बर्डन और बोझ है, तुम्हारे ससुर के तो ज़मीर पे इतना बोझ होगा, पता नहीं उसकी मौत किस तरह होगी, हो सकता है कोरोना से ही मर जाए, मैं तो यही कहती हूँ। नहीं, बदतरीन जाते हैं ऐसे लोग, बचते नहीं हैं ऐसे लोग। और खास तौर पे और बताए सारिम भाई, आजकल तो ऐसा है कि यहाँ दुनिया में ही उसको सिला मिल जाता है बुरी चीज का भी। छोटे थे ना तो सुनते थे कि दादा करेगा पोता भुगतेगा, वो दौर नहीं है। हम खुद करेंगे, हम खुद भुगतेंगे, बिल्कुल ऐसे कारमा कहते हैं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ये आंखों से देखेगी इंशाल्लाह, जल्द देखेगी इंशाल्लाह। ये तो थी मरियम, मेरे पास बैठी है यास्मीन। कितनी लड़कियाँ, कितनी ख़वातीन हैं, मैं किस किस के दुख आपको सुनाऊँ, किस किस की बात आपको बताऊँ। सोचिए कि रोज़ाना कितने दुखों से लड़कियां गुजरती हैं। यहाँ तो हम ज़ाहिर है चंद लोगों को बिठाकर उनकी बातें सुन पाते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कभी अगर हो सके तो अपना टाइम निकालें, शेल्टर हाउस जाएं, उन बच्चियों से बात करें, उनका दुख बांटें, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी एक्चुअली है क्या। टाइम है कहाँ लोगों के पास, हमारे बिजी हैं बहुत हमारे लोग। पता नहीं, मुझे लगता है ये वाला जो हमें धचका लगा ना एक कोविड-19 का, कुछ नहीं होगा, शायद कुछ चेंजेस आए। 16 दिसंबर से बड़ा झटका कोई नहीं था। आर्मी पब्लिक स्कूल वाला क्या हुआ, मैं ये समझता था, मैं अपने तजुर्बे से, कि अब हम बहुत बदल जाएंगे, अब हम बहुत बदल जाएंगे। सर में इस दफ़ा देखिएगा आप, इंशाल्लाह हम बदलेंगे, अल्लाह करे ऐसा, दुनिया बदलेगी, अल्लाह करे ऐसा। मैंने ये दिखाया ना भाई, तू सुपर पावर है तो हुआ कर, मुझसे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं। फिर भी बहुत बेहतर है हमसे, हाँ, और थी बेहतर और बेहतर हो जाएगी, लेकिन हमें बेहतर होने की ज़रूरत है। हो जाओ बेहतर भाई पाकिस्तानियों। जी यास्मीन हमारे साथ। और यास्मीन, आप बताइए आप कैसे पहुंची सारिम भाई तक? मैं इस तरह पहुंची कि मेरी शादी होने के कुछ अरसे बाद ही मेरी तलाक हो गई। अच्छा। कुछ मसाइल थे इसकी वजह से, तो उसके बाद मैं काफ़ी परेशान हुई। ज़ाहिर फैमिली में ना अम्मी थी ना, तलाक ऐसे ही हो गई, कोई वजह, वजह तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ मसले ऐसे थे जिसकी वजह से वो अपने घर को खुद मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा। क्योंकि वो बीमारी की हालत में थे। अच्छा। तो इस वजह से उनकी फैमिली ने उन पर प्रेशर डाला कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते, तो आप इनको फारिग कर दें। अच्छा। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वक्ती तौर पर उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। मतलब सेपरेशन हुई या डिवोर्स था? डिवोर्स हो गई बाकायदा। अच्छा। और उसके बाद वह ज़ाहिर है मजबूर हो कि औरत कहाँ जाएगी। फैमिली में से कोई ऐसा था नहीं जो सपोर्ट देता, तो एक बड़ी बाजी थी मेरी, मैं उनके पास चली गई। उनके पास को मैं काफ़ी अर्सा रही, जब तक मेरी बाजी थी हयात जिंदा थी, तब तो जब तक तो सारे मसाइल ठीक ठाक थे, माशाल्लाह घर उनके हाथ में था। लेकिन बाजी के इंतकाल के बाद कुछ मसाइल जो सर उठाते हैं वो आपको पता है। कितने बच्चे थे बाजी के? माशाल्लाह 3 बेटे थे। और वो बड़े थे? सब मैरिड थे। अच्छा। और सब शादीशुदा थे। लेकिन उसके कुछ उससे बाद ज़ाहिर है आपको पता
آپ جب تک بہن کی سپورٹ تھی تب تک تو میں وہاں رہ سکتی تھی، لیکن اس کے بعد ان کے شوہر نے فائدہ اٹھایا، پھر آپ فائدہ اٹھانے کی کئی دفعہ کوشش کی، تو ظاہر ہے مجبور ہو کے پھر مجھے لگا کہ میرا یہاں رہنا ناممکن ہے، کیونکہ میں ان کو اپنے باپ سے کم نہیں مانتی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو میں تقریباً 3 سال کی تھی، 3 سال کے ان کے بچوں کے ساتھ میں کھیلی بڑی ہوئی۔ اب ظاہر ایسے حال ایسے انسان کو تو ہم باپ بھائی سے کم نہیں مانتے، جس نے آپ کو گود میں اٹھایا ہو اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کی باپ کی درجہ ہی رکھتا ہے کم، اور میں نے کبھی زندگی میں ان کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اور نہ سوچا کبھی۔ میں اسے بڑے باپ کے، جو کہ ابو میرے نہیں تھے، جب میں 3 سال کی تھی ابو کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد امی نے ہمیں سنبھالا، بھائیوں نے سنبھالا، وقت گزر گیا جیسا گزرنا تھا، شادی ہوئی، وہاں بھی وہ زندگی نہیں مل سکی تو جسے سکون کہتے۔ اس کے بعد وہاں سے حالات سے اتنے مسائل میں نے جتنے اٹھائے شاید ہی کوئی عورت اٹھانے کے بعد زندہ رہ سکے، جتنے مسائل میں نے، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے میرے پر چھری تک اٹھائی، لیکن میں نے پھر بھی گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے کیا کیا سہے، اگر میں کہوں تو شاید رات گزر جائے لیکن میری بات ختم نہ ہو۔ میں ان کی بیماری میں ان کے ساتھ سارا دن کا ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا، بھوکی بھی رہ کے میں نے ان کی تیمارداری کی، اور شاید اللہ نے مجھے ہر موڑ پہ ہمت عطا کی، بہت زیادہ میں نے ہمت و طاقت کے ساتھ ان کی تیمارداری کی۔ اگر میں بتاؤں تو وقت کٹ جائے گا، لیکن بات میری نہیں ختم ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے آپ پر، پھر بھی آپ ان کے ساتھ ہسپتال میں رکتی، ان کی خدمت کرتی؟ نہیں، میرے اپنی شوہر کی بات کر رہی جن کے ساتھ میں نے ڈیورس ہوئی۔ اچھا، ان کے ساتھ میں نے جب وہ بیمار تھے میں نے ان کے ساتھ اتنی ہمت اور لیکن پھر ان کے بچوں نے، جو ان کے اپنے بچے تھے، نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کے جو میرے پہلے شوہر ہے میرے، ان کے جو بھی پہلے میرڈ تھے وہ، اچھا تو اور پھر جب میں ان سے نے طلاق لی، انہوں نے مجھے خود طلاق دی، اس لیے کہ ان کے بچوں نے مجھے رہنا قبول نہیں کیا۔ حالات اتنے سخت۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شوہر کی تیمارداری کی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے طلاق دی، اور آپ پھر در بدر ہو گئی، اپنے در بدر ہو گئی۔ ظاہر ہے پھر میں نے اپنی باجی کے گھر آ گئی، یہاں آ کر بھی والی بات ہے، گھر چاہے کہ اپنی بہن کا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا گھر اپنا ہی گھر۔ آپ کتنے عرصے سے کدھر ہیں؟ ابھی میں ٹرسٹ میں ہوں۔ اچھا، اور کوئی آپ کی فیملی ممبر، بھائی اور دوسری بہنیں نہیں ہیں؟ میری 3 بہنوں کا انتقال ہو گیا، ایک بہن اور ایک بھائی ہے میرے۔ اچھا، ایک بہن اور ایک بھائی ہے، اور ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتی؟ نہیں، ان کے ساتھ وہ ظاہر ہے کوئی سپورٹ دے گا تو انسان رہتا ہے، ورنہ نہیں۔ خود کبھی آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں، میں نے کام نہیں کیا۔ نہیں کیا، گھر پہ ہی ہوتی تھی؟ ہاں، گھر پہ ہاؤس میں۔ بہنوئی کے پاس جب رہتی تھی، بہن اور بہنوئی کے پاس، پھر آپ کو بہنوئی کے گھر سے نکلنا پڑا؟ ظاہر حالات ایسے برے ہو گئے تھے کہ مجھے کئی دفعہ میرے پہ حملہ ہوا، کس طرح میں آپ کو بتاؤں، میں بتا نہیں سکتی، الفاظ شاید۔ گھر میں کوئی اور نہیں رہتا تھا، ان کے بچے وغیرہ؟ فیملی تھی لیکن گھر کافی بڑا تھا، اس وجہ سے مجھے وہاں سے مجبوری حالت میں نے وہاں سے سمجھے، یہ ایک انسان جب مجبور ہو جاتا ہے نا تو کسی طرف دیکھے بغیر نکل جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے ان کو اس درجے میں دیکھا تھا، اور اس زاویے سے میں کبھی دیکھ نہیں سکتی تھی، ناممکن تھا کہ میں ان کو ایسے زاویے سے دیکھوں۔ باپ اور بھائی کا درجہ ایک مقام ہوتا ہے، وہ اس مقام تک سے نہ انسان کبھی دل میں اگر کسی وہ ایک مقام بنا ہو تو اس مقام سے کو آپ بدل نہیں سکتی، کسی حالت میں نہیں بدل سکتی۔ اس وجہ سے میں ندا، ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ کس ٹائپ کی خاتون ہے، کیا سوچ جو ہماری خواتین میں جو ہوتی تھی وہ والی سوچ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا
کہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے، یہ میرے ہے نا، وہ اور اتنی دیر سے رشتوں کا تقدس ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تب آئے تھے جب یہ بتا رہی تھی بہنوں ہی میرے باپ کی جگہ. میرا باپ نہیں تھا، میں اس کو باپ سمجھتی تھی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کو وہ چھتیں چاہیے جس کے نیچے آ کے یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. یہ رشتوں کا یہ لوگ تقدس رشتے ہے. نہ خراب کریں، نہ ایسی بربادی مچائیں. یقین جانیں ایک سال سے تقریباً ہے ہمارے پاس، کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، 5000 اس کو پریشانیاں تکلیفیں ہوں گی وہاں پہ، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میں ایک محفوظ چھت کے نیچے ہوں، اور میں اگر یہاں سے باہر نکلتی ہوں نا تو صرف میری تباہی ہے، صرف استعمال ہی استعمال ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں ندی نالے میں جا کے جو ہے نا مجھے ختم ہو جانا پڑے گا. تبھی تو ہمارے مذہب میں جو یہ ڈیورس، یہ طلاق کا نام ہے، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرے کوئی بھی عورت، یہ سے مقصد کوئی بیوہ ہو گئی، اس بیچاری کو جو یہاں تک پہنچانے میں ایکچولی ہاتھ کس کا ہے؟ ایک بہن یہ نہیں، ایک بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایک ڈیورس ہو گئی، اور ایک وہ جس کی شادی نہیں ہوئی، سب اس پہ سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ مجھے ہماری امی کی دوست تھیں، وہ گھر میں کبھی تنگ ہو جاتی تھی بچوں سے، تو یقین جانے وہ آ کر کے ہماری امی کے ساتھ رک جاتی تھی، اور ہمارے ساتھ رکی رہتی تھی، 2 مہینے ہمارے ساتھ رک کر کے جاتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں آج معاشرے کے اندر؟ ایک عورت کو تحفظ کیوں نہیں ملتا؟ اور ماں کی دوست کو ماں کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں سارم بھائی، آج کل تو آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کی کوئی دوست آ کر آپ کے گھر پہ رکے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب لائک جو حالات ہیں، جو جس طرح کی لوگوں کی نیتیں ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا، آنکھوں سے دیکھا ہے. پچھلے زمانے تھے، مطلب میں نے باقاعدہ یہ کیسز سنے، ایک بہن کا بچہ ہوا ہے چلے میں، دوسری بہن آئی ہے جی بچہ سنبھالنے کے لیے، چلو جی، دوسری بہن یا کازن آئی ہے تو جی اس سے شادی ہو گئی. مگر اس میں نا تھوڑی اپنی بھی لیمیٹیشنز رکھنی چاہیے. بہنوں ہی ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، آپ کا دین بھی تو آپ کو ہی بتاتا ہے. بہت مذاق، دیکھیں وہ ایک فاصلہ ضروری ہے، ایک ریزرونیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں وہ ختم ہو گئی ہے. نہیں بھائی، سارے مذاق ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں ساتھ بیٹھ کے. میں یوں مثال دیتا ہوں نا، جب ہم موج مستی میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کبھی کبھی وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایک لمٹ رکھنی چاہیے ہر کسی کے ساتھ، کنٹرول میں رہتے ہوئے جو ہے نا ہر رشتے کو، سگے باپ کے ساتھ بھی ایک کنٹرول ہونا، اور باپ ہی نہیں، بہن کے ساتھ بہن کو بھی ہونا چاہیے، ماں کے ساتھ بھی. اور میں سب کو کہتا ہوں پردہ صرف عورت کا جو ہے نا مرد سے نہیں ہے، عورت کا عورت سے بھی ایک طریقے کا پردہ ہے. یہ نہیں کہ اس کے آگے کھلی آزاد ہے وہ. تو ہم لوگ جب اپنے لیمیٹیشنز پہ آئیں گے نا، آزاد رہیں آپ لیکن لیمیٹیشنز کے ساتھ ضروری ہے، میانہ روی ہر چیز میں. بالکل. تو اب آپ یہاں ہیں شیلٹر ہوم، جی، اور آپ کو لگتا ہے زندگی ایسی ہی گزر گئی، بس ہاتھ سے یوں پھسل گئی، کچھ بھی نہیں بنا زندگی؟ بہت زیادہ بچے نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں، بہت زیادہ سخت ہے زندگی گزارنا، سے بہت مشکل ہے. پھر بھی کبھی زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے؟ ہوتا ہے نا، جب اتنے سارے غم، اتنے سارے دکھ ہوتے ہیں تو کوئی چیز ایسی ہے، جیسے کسی کو فالسے کھانے سے خوشی ملتی ہے، کسی کو آئس لالی کھانے سے خوشی ملتی ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں آپ خوشی ڈھونڈتی ہیں؟ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اگر خوش ہو یا دکھی ہو تو میرا جانتا خیال ہے اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. آپ دکھی ہوئیں گے تو بھی آپ کا دکھ وہ سنے گا، وہ تو اور آپ ہے، خوش ہوئیں گے وہ ساری تو بھی بات. آپ کی خوشی میں اللہ آپ کی تعالیٰ خوشی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی ملتی ہے؟ اس کی باتوں سے میرا بڑا دل خوش ہو رہا ہے. ہاں یقین جانے یہ باتیں کر رہی ہے نا، میرے دل پہ جا کر کے لگ رہی ہے ساری. ہاں، اس کی باتوں سے میرے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. لیکن کیوں نہیں ہے وہ آج جس کو تھامے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں شیلٹر ہوم کیا زندگی ہے کیا؟ کوئی مجھے بتائے نا، یہ زندگی ہے شیلٹر ہوم؟ کیا کہ شیلٹر ہوم میں زندگی گزار دی، یہیں مر گئے، یہیں سے چلے گئے، یہ تو زندگی نہیں ہے. تو ظلم ہے نا، ایک اچھی پیاری عورت کے ساتھ لڑکی کے ظلم ہے. میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے شیلٹر ہوم میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کو یہ سپورٹ کرے، کوئی ایسی عورت ہو جس کی یہ خدمت کرے، ہو سکتا ہے. یہ 100% صحیح ہے، ایسا ہم ہوتا یہ ہے. نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہاں تک کیوں پہنچی، یہ بات اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کسی نہ کسی سرکمسٹانسز کے تھرو پہنچایا. آپ کے شیلٹر ہوم میں کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کی ماں باپ نہیں ہیں، اور ان کو دوسری عورتیں جن کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ ان کو پال رہی ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن ہم بھی انسان ہے نا، دل بھی دکھتا ہے دیکھ کر کے. میں اسی لیے آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو خوشی
जो थोड़ी बहुत खुशी है वो किस चीज़ से मिलती है? क्योंकि देखिए इंसान चाहे कितने भी दुखों में होता है ना, उसको एक पानी का, अगर वो पानी नहीं मिल रहा होता और पानी का कतरा मिलता है, बारिश होती है तो उसको खुशी मिल जाती है। देखा है ना आपने, जब वो किसान होता है, वो कहत पड़ा हुआ है, बारिश होने से ही उसको खुशी मिलती है। तो इंसान को जब उसके पास कुछ नहीं रहता हाथ में, तो कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसे खुशी देती हैं। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? मैंने कभी इस बात सोचा ही नहीं आपको कि खुशी कोई चीज़ होती मैंने भी है। कि कौन सी खुशी कहाँ से मिलती, क्योंकि चलो, खुशी के मायने हमारे आज इसको टाइम देना, अभी थोड़ी देर जितनी देर बैठिए, हाँ। इसमें सोच के बताएं, सोचो। फिर हम कोशिश करते हैं इसको वो खुशी दें फिर इसको। तो वो खुशी के मतलब भी मैं जहाँ तक ख्याल है मैं भूल गई हूँ मैं, कि जो इन हालातों से बचपन अच्छा गुजरा? बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ। सही, अम्मी की सपोर्ट थी तो काफ़ी अच्छा सही। हाँ, जो 3 साल की थी फिर उससे बड़ी हुई, बचपन अच्छा गुजरा। बचपन अच्छा हो सकता गुजरा। है आगे जिंदगी तुम्हारी अच्छी गुजरे। ये होता है ना, कभी उतार चढ़ाव आते हैं और तुमने बहुत नहीं, सारे दुख इंशाअल्लाह देखे ताला हैं। अल्लाह के हुक्म से मुझे इतना यकीन है, इंसान कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना बिल्कुल। चाहिए कि वो आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त क्योंकि भी जिंदगी आएगा, बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा वक्त भी आएगा। हाँ, इसी आस इंशाअल्लाह। पे इंसान जिंदा रहता है। इंशाअल्लाह। जब तक वो उसको आस होती है तब तक वो जिंदा रहता है, और बिल्कुल। इसी आस पे इंसान जिंदा है। अब देखो, हर किसी की खुशी का क्राइटेरिया अलग होता है। जहाँ तुम बहनोई के आगे हथियार डाल देती, ठीक है, हो सकता है कुछ औरतें समझती कि ये तो हमारे लिए खुशी है कि हमारी ज़िंदगी तो सेट हो गई, हम तो दर बदर थे। लेकिन एक मगर बात तुमने बता- हथियार नहीं डाले, तुम अपनी उस फोकस रही, तुमने जो सोचा था, तुम जिस तरह की एक उसूल है तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए बनाए थे, तुम उस पर डटी रही कि मैंने तो ये बाप का दर्जा दिया इसको। और दूसरी बात है, मेरी यही आदत है कि मैं जो बात सोचती हूँ और जिस बात में अड़ जाती हूँ वो मेरी आखिरी बात होती है। मैं उस बात से पीछे कभी नहीं हटती। कहते हैं कि ज़िंदगी के उसूल होते हैं, अगर जो लोग ज़िंदगी के उसूलों पे ज़िंदगी नहीं गुजारते वो भटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और तुमने यही बात तुमने है। अपने आप को भटकने नहीं दिया। नहीं, मैंने- आप दोनों यहाँ बैठी हैं साबित कदम है अपने अपने मकासद में। अल्लाह ताला आपको जल्द अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ दिखाए। आमीन। आमीन। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जनाब, वक्फे के बाद यहाँ आपके सामने होंगे और आपको बताएंगे ज़िंदगी की हकीकत के बारे में कि कभी कभार आपके अपने ही आपकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख। यही ज़िंदगी है। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन जब आपको ये नज़र आता है कि दूसरों की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा दुख हैं, तो फिर आप हो जाते हैं शुक्रगुजार और सिजदा करते हैं अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ये दुखों से पाक कर दे ज़िंदगी को। और ये दुआ करते करते आपकी सारी ज़िंदगी कट जाती है तब तक कि आप कब्र में ना उतर जाएं। मगर ज़िंदगी एक्चुअली खुशी और दुखों का मजमुआ है और इन दोनों चीज़ों को मिला के ही ज़िंदगी बनती है। यहाँ मेरे साथ 2 बहनें बैठी हैं अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे उधर हैं, 2 बच्चे इधर हैं। और हर बहन की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा एक साथ रहे। तो इन नसीब से इनकी भी रिश्ता एक ही घर में हो गया। फिर क्या हुआ? क्या दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में होना अच्छा साबित हुआ? क्या ये खुश हैं? क्यों यहाँ तक पहुँची? क्यों सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट तक पहुँची? ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोनों आप लोग जुड़वा हैं क्या? नहीं? मैं सबसे बड़ी आप बड़ी? छोटी हैं जी। कितने साल का फ़र्क है आप दोनों? ये हम 7 बहन हैं, ये एक बहन से बड़ी है बस। अच्छा। 7 साल का फर्क है हम सब कितना में। साल? 2 6 साल छोटी हो? 6 साल 6 साल छोटी हैं आपसे। तो आप दोनों की शादी एक ही घर में हुई जी, एक ही घर में हैं। और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 13 साल हो और गए। इनकी शादी को? उनके भी एक ही दिन एक ही साथ हुई। एक ही दिन एक ही साथ हुई। तो मतलब लाइक वो रिश्ता खानदान में हुआ था, खानदान से बाहर? खानदान से बाहर, ना ज़ात थी ना ज़बान थी, सिंधी थे। अच्छा, सिंधी थे वो। जी। कैसे हुआ था रिश्ता? अब्बू के जानने वाले थे वहाँ, उन्होंने अब्बू ने उनको कहा था जाके, तो उन्होंने हाँ। बताया था भाई ऐसे ऐसे लड़के अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं। और ये बात गलत भी नहीं है, बस हाँ। माँ बहनों की बातों में आ जाते थे। हमारी कभी नहीं सुनी ना पूछा हमसे। तो माँ मतलब आए रिश्ता लेने तो उन्होंने दोनों बहनों को एक साथ पसंद कर लिया जी। कि हमारे दोनों बेटों के जी लिए छानबीन वगैरह कराई तो सही थे सब। जी। फिर शादी हुई, फिर क्या हुआ? बस 1 हफ्ते बाद उनका रवैया बदल गया। ये काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, या मेरे बेटे को ऐसे कह दिया, मेरी बेटी को इस तरह से कह दिया। ऐसा कुछ नहीं होता था। सारा दिन काम करते थे ईमानदारी से, बच्चे भी संभालते थे। एक एक कपड़ा उनका धोना, खाना बनाना, टाइम पे गरम गरम पका के देना। काम पे ही लड़ाई होती थी बस? जी, बस झूठी होती थी लड़ाई। दोनों बहनों को, दोनों की आपको? लड़ाई नहीं हुई कभी। शोहर आते थे घर पे, बस वो जाके सीधे माँ बहनों के पास बैठते थे। बस वो जो बोलती थी वो सुना, आए कमरे में मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया।
कभी मुझसे पूछा नहीं, जो मैं पूछा खुद नहीं से कि क्या अम्मी सही कह क्या रही हैं, गलत है, क्या है, खाना नहीं पका है, मैंने कहा पहले जाके किचन में देंगे पका है या नहीं पका, हाँ। ये भी कभी नहीं पूछा, बस मारा धाड़ा, घर से निकाल दिया, ये होता था। ये आपके साथ भी कुछ ऐसा ही रवैया? जी, मेरे आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते थे? जेठ मारते थे बस। आपके जेठ आपको भी मारते थे? जी मेरे शौहर मार देते क्या? इनको। मतलब इनके मियाँ नहीं मारते नहीं, थे? उन्होंने कभी उंगली नहीं लगाई इनको, जेठ करते वो थे। अच्छे से ख्याल रखते हैं। और मुझे अभी तो कभी पूछा भी नहीं मेरी कैसी हालत हो रही, क्या खाना पीना, निवाला मुंह में छोड़ के रख रहे होते थे, छोड़ देते थे, तबीयत खराब होती थी फौरन जूस वूस लेके आना, खाना लेके आना, फ्रूट ला के खिलाना। वो सही है, वो बड़े वाले के कह में आके अभी भी खर्चा उन्होंने उसी के कह पे बंद कराए। मुझे छोड़ के चले गए थे उम्रे पे, मैं किराया पूरा हो गया, मेरे मालिक मकान ने मुझे मेरी बेटियों समेत निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं वो उम्रे पे पहुंचे। उम्रे पे कौन? पूरा घर चला गया था मतलब? अम्मी और बड़े अम्मी और ये मेरे शौहर गए थे उनके, वो तो भैंस कॉलोनी में रहते, हमें यहाँ मंजूर कॉलोनी में किराए पे घर दिलाया था कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो, फाइनल पेपर हो जाएंगे तो मार्च में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ हमारे कमरे भी बनवा दिए थे, लेकिन उन्होंने वो किराए पे चढ़ा के दोनों कमरे खुद उम्रे पे चले गए, हमें बताया भी नहीं। और इनका शौहर इन्हें खर्चा दे रहा था, उनको भी उन्होंने मना कर दिया मेरे शौहर ने कि यहाँ आके एक कमरे में रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ दो, खुद ही किराया भरेंगी। फिर छोटा भाई हमारा उसके साथ रहते हैं, उसका भी किराए का घर है, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह उसकी भी, और सब भाइयों ने तो कुछ कोई नहीं पूछता हमें। बड़े तो भाई आप को लोग अभी कैंसर किसके है। साथ रहते हैं? छोटे भाई के साथ वो आए हुए आप भी दोनों? हैं। जी, और आपके बच्चे कितने हैं? 2 इनके हैं, 2 मेरे, 4 बच्चे, 4 बच्चे। 3 उनके 7 बच्चे हो गए। मतलब इनकी भी आप बेटियां सब एक घर माशाल्लाह में रहते हैं? जी, एक घर में हम लोग रहते हैं। उस छोटे भाई ने आपको सपोर्ट? जी, उन्होंने तो सपोर्ट आपकी किया क्या मुझे। तलाक हो गई है या क्या? तलाक नहीं हुई, कहते अलग हैं हुई हुई है? हाँ, जब मारते धारते रखते ही नहीं थे तो फिर मैंने फैसला किया मैं अब जाऊंगी ही नहीं, खुला दे दो, कहते हैं नहीं हमें 1 पे 2 पे ला के बैठाते रहते हैं, तलाक नहीं देते, इस तरह से कहते हैं। दूसरी शादी कर ली, उनके बच्चे हैं। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? जी, दोनों के मियाँ ने? जी, कब की करी हुई है, 7-8 साल हो गए, 3 बेटे हैं उनसे भी, अल्लाह, 5 बेटे हो गए। मेरे शौहर को तो औलाद क्या दी भेड़ नहीं अल्लाह ने। बकरियां ही औरतें दूसरी शादी कर ली और एक के ऊपर लाते रहेंगे, तलाक नहीं देंगे? नहीं, कहते हैं हमें तलाक नहीं होती। इज्जतदार आदमी होगा ना, तलाक नहीं देगा, बेइज्जती हो जाएगी उससे इस वजह से। तलाक भी नहीं देगा, खर्चा भी नहीं देगा, वो नहीं, बेचारे कुछ बच्चे भी कैसे नहीं। संभालेंगे, क्या अब ये करेंगे? देखिए कि उम्रे पे गया हुआ है उतार ही जैसे, और उससे मालिक मकान घर से निकाल रहा है, ऐसे उम्रे का तुम्हारे यानी किसी इबादत का सब लोगों फायदा ने क्या है? सबक सिखाया, बताया, मिसालें दी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आप लोग कुछ खुद काम कर रहे हैं? जी, मैं घरों में काम करती हूँ, ये धागे काटती हैं। फैक्ट्री में? जी, छोटा सा कारखाना है, आबादी में ही जी। जाती हैं क्योंकि बीमार रहती, दूर नहीं भेजती मैं। हाँ। बहुत कोशिश करनी है मिल एरिया में जाऊँ, गारमेंट्स में बड़ी में काम करूँ, कहती है नहीं, बहुत उनकी तबीयत खराब रहती है, बेहोश हो जाती है होने की वजह से कहती बच्चों को पढ़ाते हो आप लेकिन लोग? जी, बच्चों को तो सारी तवज्जो बच्चों की तालीम पे, हम कुछ अपने लिए पर नहीं खर्च करते, कोई शौक पूरा नहीं करते, बस बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारें, अच्छा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। क्या मिलता है, जिल्लत है, कहाँ भी कंपनी में सुकून से काम करने नहीं दिया लोगों ने, इस दोस्ती कर लो, हमसे शादी कर लो तो काम करोगी, वरना नहीं। फिर ये छोड़ के मैंने जिल्लत जिंदगी उन्हें घरों में काम करना शुरू कर दिया। जुल्म करते हैं लोग तो फिर और फायदा उठाते हैं। हमारे साथ चलोगी तो काम करने देंगे, नहीं तो नहीं। हर कोई पीछे लग जाता था, फिर मैंने तंग आके छोड़ दिया, घरों में जाके काम कर लेती हूँ। अच्छी औरत हैं वो, मेरी बहुत मदद करती हैं, बच्चियों के लिए पैसे दे देती हैं, कपड़ों के लिए, खाना पीना दे देती हैं, बहुत मदद करती हैं। अल्लाह ताला उनको और ऐसी नेकी करने की तौफीक दे, उनके बच्चों को भी नेक बनाए, बस ये दुआएं निकलती हैं दिल तो से। आप लोगों ने केस किया है कि आपके जो जी, 4 मियाँ साल हैं हो गए। उनको बच्चों का खर्चा और ये सब देना है? ये तो 4 जरूरी साल हो होता गए है मुझे, ना? 4 साल से मुझे केस 1 चल रहा है, लाख हमारे मिला है। पास चल रहा है। पहले तो दे नहीं रहे थे, फिर वो थोड़ा सा ना तुर्रम खानी भी तो होती है ना, जेब में 2 पैसे और अगला मजबूर हो तो तुर्रम खान भी बने हुए होते हैं। हाँ। फिर जब जेल वेल कराई उनको तो फिर उनको समझ में आई, फिर उन्होंने दिया। और अगर अभी देख रहा हो या सुन रहा हो तो अभी भी मैं उसको ये मैसेज दे रहा हूँ, उसको समझ ले कि फंसेंगे ये दोनों भाई, बेहतर ये है कि इनको आकर के इनका ख्याल कर लें। शादी की नहीं की वो उसका ज़ाती फेल है, ज़ाती मसला है, हमें उससे गर्ज नहीं है किसी भी। लेकिन अगर वो बच्चे तुम्हारे, वो बीवी तुम्हारी है तो बीवियाँ तो ये भी तुम्हारी। और अच्छा किया तुमने नहीं तलाक दी, देना भी नहीं चाहिए, वो तो अच्छा अमल है। लेकिन क्या इस तरीके से लवारिस उनको छोड़ देना चाहिए कि वो बेचारी, दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, किस दिल से कह रही होगी कि जा काम के लिए जा कल रही को ये हूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये कमाने वाले हो जाएंगे तो वो तो हकदार बन जाएंगे ना। बिल्कुल होंगे। नहीं, ये तो मैं तो इनका बाप हूँ। बाप जी हूँ। तो ये देखे ना, बाप कैसा बाप, मानते हैं। कैसा शौहर जिसको शर्म नहीं है कि बीवी ये बता भी रही है कि जहाँ जाती हूँ फिर ऑफरें करते हैं वो, तो मैं छोड़ छाड़ करके तो किसी फिर- के घर फिर में। क्या फायदा है ऐसे रिश्ते में रखने का? तलाक बेकार नहीं है। दूंगा, हमारे हाँ, तलाक नहीं होती। छोड़ी तो फिर उससे अच्छा तो मुहाफिज फिर तो बनो। हाँ, तो आप बच्चों से मिलने भी नहीं आते कभी? नहीं मिलने आते, छोटी बेटी बहुत करती बाप से, हमारे पापा नहीं आते, सबके पापा आते हैं, और चीज़ें आपकी सास दिलाते अभी हैं। तक जिंदा है? जी, वो जिंदा है, शौहर ससुर वो हो गए, फौत हो गए।
اس کا مطلب جب ساس کا انتقال ہوگا تبھی ان کو سکون آئے گا مجھے لگتا ہے. ابھی بہت یہی زیادہ ان کو ہوتا ہے بی جب. پی ہوئی، فالج کا اٹیک ہوا، کافی تکلیفیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کا کوئی وہ نہیں. پھر بھی ان کو وہ نہیں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں کہ گھر دو گھر توڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. صحیح. میں تو ماں تو بچوں کو دیکھ کے جیتی ہے، بالکل. ماں تو بچوں کو کی سکون دیکھ کر اس کو سکون ملتا ہے. وہ کیسے ماں بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے کھلونوں میں کھانے پینے، بچیاں کھیلتی تھی، باقی نہیں دیکھا جاتا تھا. اندر بیٹھ کے غصہ کر رہی، بڑبڑا رہی ہیں ماں بیٹیاں. مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب میں تو دادیوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں کیا نہیں کرتی، جان چھڑکتی ہیں. ہماری بھی دادی تھی، ایسا نہیں کیا. میری تو امی کے ساتھ کیا جو کیا. یاسر کی امی تو بچوں کو دیکھ کے جیتی تھی کہ بس بچے جمع ہو جائیں، عمرے پہ گئی ہوں تحفے لے آؤں بچوں کے لیے، جان چھڑکتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی میں نے تو ہر دادی یہی دیکھی ہے، ہماری بھی ایسی تھی. امی کے ساتھ تھا جو ظلم تھا، لیکن ہمارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا، نہ بھائیوں کے ساتھ نہ بہنوں کے ساتھ. تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو الگ سے باپ ملنے آ گئے ہوں؟ آپ کے میاں تو آپ کہتی ہیں دل کے بہت اچھے تھے، کبھی نہیں ہوا آپ کے ان کے آ جاتے تھے، میرے کبھی نہیں. کبھی پھر انہوں نے جب زیادہ سختی کری بڑے بھائی نے ان کے، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو ابھی کبھی چھپ کے فون بھی نہیں کرتے یا کچھ ایسا؟ جی نہیں، ان کو دوسری بیوی کے چکروں میں لگا دیا نا تو بس. بلکہ کورٹ میں کیس کرا تو کہتے ہیں ہماری بدنامی کرے، مجھے ذلیل کر کے. بیویاں ایسی نہیں ہوتی. تو میں کہا شوہر بھی ایسے نہیں ہوتے جو بیوی بچوں کو پھینک کے اور بالکل خرچہ پانی نہیں دے. ہمیں نہیں دو، ہم اپنے بچوں کو دو. یہ خوب ہے کہ ماں بے عزتی ہو گئی اس کی. ہم نے کسی عورت کو بے عزت کیا، اپنے پیدا کی ہوئی اولاد کو بے عزت کیا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا حق لینے تم نہیں سن رہے اور عدالت چلی گئی تو تمہاری بے عزتی ہو گئی. اس کے اندر ضرور حق اپنا مانگنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، تبھی در بدر ہوئی بھی ہوتی نہیں ایک دم نہیں نکلنا چاہیے. ہر ممکن کوشش کرے. جیسے ان کو چھوڑ دیا نا، ان کو خرچہ دینے کا ان کے لیے تو ان کے اوپر تو لاگو ہے. نہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، بڑوں کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں. اگر نہیں قابو آئے نا تو بس بیٹھ نہیں جائیں، نکلیں جائیں. اور دیکھیں نا مثال ہے، وہ خود بتائے گی کہ میاں جیل گیا تو اس نے پیسے دیے. اب شوہر جیل بھی چلے جاتے ہیں، وہ دور نہیں ہے ابھی. جب آپ سے الگ ہو گئے تھے، یہ بھی نومبر کی بات ہے، جو بھی گزرا ہے. 1 لاکھ دیا ہے، پھر اس کے بعد سے نہیں دیا. پھر جیل میں جائیں گے، پھر وہ دیں گے، عزت سے نہیں دیں گے. کیا مطلب جیل دی؟ کیا مطلب؟ ہم نے آرڈر کروا دیا تو وہ آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا، پیسے نہیں دے رہا تھا. تو پھر کورٹ نے اس کو جیل بھیج دیا. جب جیل بھیجا تو پھر سودا کرے گا تو آئے گا نا. پھر اس کو پیسے دیے، پھر باہر آ گیا. اب پھر نہیں دے رہا تو انشاءاللہ پھر جیل چلے جائیں گے وہ. تو بہتر یہی ہے اگر وہ سن رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے. دنیا بھی سن لے کہ جو مرد جنہوں نے اپنی عورتوں کو بہت چینج ہو گیا، طلاق نہیں دی، بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، طلاق نہیں دی ہوئی، لیکن کچھ اور کوئی ذمہ داری نہ بچوں کی اٹھاتے ہیں نہ بیوی کی اٹھاتے. تو ہماری جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ آپ کو جیل میں بھی بند کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو بچوں کا خرچہ، بیوی کا خرچہ دینا ہے. بڑے بڑے بدتمیز پڑھے لکھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب بہت بڑے ادارے میں کام بھی کرتے ہیں، کوئی 5-6 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ڈیفینس میں بنگلہ ہے ان کا. ان کو ایک دن فون کیا بتانے کے لیے کہ بھئی آپ کے اس طریقے سے آپ بچے کو خرچہ نہیں دے رہے، بیوی کو نکال دیے. بیٹیاں اس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں. تو میں ابھی واک کر رہا ہوں، بعد میں آپ سے بات کروں گا. یعنی اس طریقے سے ٹریٹ کرتے رہے. بڑے ترم خان بنے رہے. جب فیصلے ہوئے، آرڈرز ہوئے تو پھر بھیگی بلی بن گئے. تو بہتر یہ ہے کہ وقت پہ نا، اور ہم تک بھی نہ آنے دیں. میں تو کہتا ہوں اپنی اولاد کا، ہم تک بھی نہیں آنے دیں ان کو. یہ آپ کا فرض ہے. دوسروں کے حق دور، آپ اپنوں کے حق مار رہے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے، سریا نام ہے ان کا. جی السلام علیکم سریا، گڈ مارننگ. مجھے کوئی رہنے کی جگہ نہیں، بھائیوں نے حصہ نہیں دیا، مجھے ملتا نہیں. سریا السلام علیکم. ہیلو جی ہیلو سریا، لائن کٹ گئی. ان کو کوئی اپنے ان کے ساتھ ہی کوئی پرابلم تھی جو وہ ایک بڑاس بھی نکلتی ہے ایک لوگوں کو حصہ نہیں دیا، کچھ ایسے سنا، کچھ ایسی تھی وہ بات کر رہی تھی، کرتے کرتے وہ اچھا. یہ بھی میں آپ کے پروگرام سے اچھا ہے کہ وہ خواتین بہت دیکھتی ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو بچے کوئی میاں نہیں لے سکتا ماں سے، ٹھیک ہے نا، اور پابند ہے کہ بیوی کو خرچہ دے بچوں کا. اچھا بچے کیسے نہیں لے سکتا؟ مطلب بچے 7، یہ تو میں نے سنا تھا کہ 7 سال تک ہے. 7 سال تک کے کیا ہے، وہ بچے کی مرضی پہ ہے کہ بچہ بتائے گا کہ میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں. اگر تو بچے کو بابا نے دھمکایا ہوا ہے میں تمہاری ماں کو یہ کر دوں گا، وہ نہیں تو وہ تو اس سے پہلے لے چکی ہوگی نا. 7 سال سے پہلے تو ٹوٹلی حق ماں کے پاس ہے. اب 7 سال کے بعد کی بات ہے. تو اگر بچہ جب ماں کے ساتھ رہتا ہے، یہ بچے ہیں نا، ان کے والدین نہیں جائیں گے. یہ میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو، نہیں جائیں گے یہ، ٹھیک ہے نا.
दूसरा ये कि ये उसमें बेचारी अपने आप को तबाह कर लेती हैं कि बच्चे ना ले ले, बच्चे नहीं ले सकता और लेगा भी तो हम दिला देंगे, इतना मैं कहता हूँ। अदालतों का बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया है फैमिली मैटर्स में। दूसरा ये जो प्रॉपर्टी मैटर्स है ना, भाई खा गया, बहन खा गया, बहनोई खा गया, अम्बा खा गया, ये इससे घरों में ना बैठें, निकले। देर सवेर है, ऐसा नहीं कह रहा कि इधर आप आए और इधर काम हो गया। लोग समझते हैं के बहुत चक्कर लगाने अब पड़ते नहीं हैं। लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो वाले बहुत नहीं है कि 20 साल 30 साल 40 साल, अभी वो दौर लेकिन ये चला काम गया चोरी अभी। है ना कि आपने लड़ना ही नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, आपने अपना हक खुद ही गवा दिया। आपका हक है, आपको मिलेगा। आपके वालिद की, वालिदा की जो भी चीज़ है वो तमाम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, या किसी भाई की चीज़ है। सुरैया वापस आ गई हैं, देखते हैं इनका क्या मसला। जी अस्सलाम वालेकुम सुरैया। जी 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 हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी सुरैया कहिए, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? जी मैं आपको प्रोग्राम देख के बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरी हूँ जिस तरह से जिस लड़की ने आपको बताया है। मैं भी इन्हीं हालात से गुजरी हूँ, उससे भी मुश्किल हालात से। लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से अपने शौहर के साथ रह रही हूँ। मेरे शौहर मुझे आए दिन कह देता जरा मेरी 10 नंदे, एक नंद भी मेरी ससुराल में नहीं गई। अपने शौहरों को लेके वो यहीं रहती, एक रात किसी नंदे नहीं गुजारी। और मैं एक ही भाभी हूँ, 2 मेरे देवर हैं। देवर भी मुझे मारते हैं। जिस दिन से मेरी शादी मेरा एक बच्चे से पहले हुआ था, 8.5 महीने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे कहा, उसकी डिलीवरी टाइम से पहले हुई, कि मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। उसकी वजह से मेरी डिलीवरी भी पहले हो गई। जब वो हॉस्पिटल में, वो ज़ैनब पंजवानी बड़ा हॉस्पिटल है, बच्चे मेरा बेटा नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। उन्होंने कहा इसको ऑक्सीजन की कमी है, तो उन्होंने उसको वेंटिलेटर में नहीं रखने दिया, उसको ट्रीटमेंट नहीं लेने दी मेरी सास ने, जिसकी उन्होंने सिर्फ ये कहा 4 दिन वेंटिलेटर में रखना है। लेकिन मेरी सास ने, नंद ने लड़ झगड़ के वहाँ से छुट्टी ले ली, और मेरा बेटा 17 साल का हो गया है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बेटा ये आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, इसको आपका पहला बच्चा है, आप इसको ऑक्सीजन में रखवाएं। उन्होंने मुझे इतना समझाया, लेकिन मेरी सास ने कह दी कि तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर ये मर गया तो तुम जिम्मेदार होंगी। उन्होंने मुझसे कह के छुट्टी दिला दी। वो मेरा बच्चा उनकी वजह से नॉर्मल हो गया, वो 17 साल का हो गया। मैं खुद उससे नहलाती धुलाती हूँ, कोई मेरे ससुराल वाला पूछता नहीं है। ना मेरे बच्चों से कभी मेरी सास ने बात की, ना मेरी एक उसके बाद मेरी बेटी हुई है। मैंने किस तरह अपनी बेटी के बच्चों की वजह से, माँ बाप ने भी नहीं पूछा, भाइयों ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारता है। जब मेरी बेटी हुई, मेरे बेटे के 1.25 महीने के बाद, तब मेरे शौहर ने इतना मारा मुझे। दूसरे दिन बेटी की पैदाइश की लड़की की हुई है। मेरा बेटा नॉर्मल, उसको झटके इतने लगे कि उसको ट्रीटमेंट किए, और उस बच्चे को माशाल्लाह 17 साल का हो गया। मैं नहलाती धुलाती हूँ, आपको पता है जवान बच्चा है वो, उसको नहलाना धुलाना उसकी और भी जिम्मेदारी है ना। कभी मेरे शौहर ने मुझे खर्चे दिए, मैं सिर्फ अपनी बच्ची की पढ़ाई की वजह से। उसके बाद मेरी बेटी हुई है, मैंने उसको किस तरह पढ़ाया, वो पढ़ाने भी नहीं दे रहा था कि इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 3-4 दफा मैं भी एक ही सेंटर गई हूँ, घर से भागी हूँ कि किसी तरह मुझे कोई रहने की जगह मिल जाए। मैं दुनिया को ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी बेटियों की शादी करे तो उनको दहेज ना दे, सिर्फ एक घर दे, एक छत दे, ताकि वो जब घर से मेरे शौहर निकाले उसको तलाक देने के ताने दे, साथ उसको घर से निकाल। मेरे शौहर ने मुझे रात को 1 बजे घर से निकालते कि निकलो यहाँ से, मेरे घर से तुम्हारा कोई हक नहीं। भाइयों ने भी घर भेज के बहनों को किसी को हिस्सा नहीं दिया। शौहर कह रहे तुम्हारे भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है ससुराल में भी। लेकिन मुझे कमरे में कैद रखा, बंद रहती है। ऊपर गर्मी में इतनी सख्त गर्मी है, हीट स्टोव में कमरे में चूल्हा रखा हुआ है। ये बताइए इतनी गर्मी में खिड़कियाँ बंद की हुई। देवरों ने मुझे मारा कि मेरे बच्चों को दोनों को आज तक नहीं पता 10 पप्पी है, किसी ने बात नहीं की। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेके आज तक ना मेरे बेटे से, जो कि बेचारे नॉर्मल इतना मासूम है, ना कभी गली में खेले मेरे बच्चे, मेरे साथ मेरे कमरे में रहते। और मेरे शौहर मुझे जब भी जाते भी साथ कह देती इसको तलाक दे के निकालो, इसको तलाक दे के निकालो। मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अभी मेरी बेटी इंशाल्लाह मैट्रिक कर लेगी, इस उम्मीद से मैं कायम उस जिंदगी गुजार रही हूँ अपने बच्चों के ऊपर, उनकी खुशियों की खातिर कि वो किसी तरह मेरी बेटी पढ़ लेगी ना। अभी मैट्रिक के उसकी पेपर देके इंशाल्लाह अल्लाह करे, उसका A1 ग्रेड आया था 9 में भी माशाल्लाह। मैं इसको हर चीज़ सिखाई अपने तरफ से, अपने शौहर से चुप चुप के पैसे जिस तरह करके मेरे पेरेंट्स ने खर्चे उठाया, उन्होंने मुझे कपड़े दिए। मेरे शौहर ने आज तक 17, 18, 19 साल हो गए शादी को, एक कपड़ा मुझे बनवा के नहीं दिया। नहीं करे गर्मियों में मैं पानी में भीग के कपड़े गीले कर करके मैंने अपनी गर्मियाँ गुजारी है। एक कभी फटी हुई पैंट पहन के मैंने अपना टाइम गुजारा है। दिनों में बच्चों को भूखा रख के मेरे टाइम गुजारे। 7 में कि मेरी बेटी पढ़ लेगी,
اور دیکھیے آج سے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں. اس کی میٹرک ہو گئی ہے. میری امید یہ اللہ سے دعا ہے کہ شادی کرتے وقت ماں باپ کو چاہیے وہ جہیز نہ دے, صرف اپنی بیٹے کو گھر دے دے کے لے کے, جب اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو تو وہ اپنے گھر سے جا کے رہ لے. میں صرف اپنی بچی کی خاطر ابھی بھی دوزخ میں زندگی گزار رہی ہوں. جس وقت میرے جو گھر چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے میں طلاق دے رہا ہوں. گھر سے باہر نکل کر خاموش کر جاتی ہوں بچوں کی خاطر, کیونکہ میرے بچے میری زندگی اور سب سے بڑی خوشی میرے لیے میرے یہ دونوں بچے ہیں. ان سے کوئی بات نہیں کرتا, نہ وہ گلی میں کھیل سکتے ہیں. اور نیچے میری نندیں رہتی ہیں, میری ساس رہتی ہے, میرے دیور رہتے, پوری چھت ہے, 3 گھر ہے, لیکن میرے لیے صرف ایک کمرہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں میں کس طرح گزاری, صرف نہ بھائی نے سپورٹ کیا, کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا لڑکی کو شادی کے بعد, نہ مجھے حصہ ملا گھر سے. جب بھائی نے مکان بیچا تو کسی بھائی نے حصہ نہیں, سب اپنا اپنا حصہ لے کے چلے گئے. یہ سسرال والے تانے دیتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں نے کون سا حصہ دے رہے, یہاں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں, یہ گھر تو میرا ہے, گھر سے باہر نکلو. میں صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہی ہوں. میں یہی بس آپ سے میرا پیغام ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خالی آپ ایک واحد نہیں ہوں گی میرا خیال سے جو اپنے بچوں کے لیے زندگی گزاری. کتنی ہی خواتین سارے بھائی ایسی ہیں جو بیچاری کمپرومائز کر کے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی اولاد کی خاطر وہ سروائیو کر رہی ہیں. وہ زندگی ان کی زندگی نہیں ہے, وہ جہنم ہے. اور آپ میں آپ کو کیا مشورہ دوں, کیا ان کے لیے میں کہہ سکتی ہوں. مگر ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی, میں دہرا دیتا ہوں, وہ کہ جنہوں نے کہا نا ماں باپ کو چاہیے بیٹیوں کو جہیز نہ دیں, اس کی چھت دے دیں. یہ بہترین بات ہے اگر دینا. اور میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی نظام بنانا چاہیے کہ کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں کہ جیسے ہم اپنی بیٹی بہن کو دے رہے ہیں تو وہ تاحیات ٹرانسفر نہ ہو سکے, وہ لڑکی خود بھی نہ کروا سکے ایون, تاکہ میاں پریشرائز نہ کرے. تو وہ اپنی زندگی تو اس چھت کے نیچے کم از کم گزار لینا, یا اس کی بیٹی ہے تو اس کو ٹرانسفر ہو. اتنی ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہی کرنا مشکل ہوتی ہے. جو سیٹوں کی بات کر رہا ہوں نا, کیا آپ کو پتہ ہے نا کیا یہ صرف غریب گھروں کی بچیاں آتی ہیں؟ نہیں, لیکن دیکھیں بہت سارے ایسے میں نے دیکھا ہے, لائک بوہریز ہیں, میمنز ہیں, وہ ان کیا یہ رواج ہے, لائک اگر وہ پیسے والے ہوتے ہیں تو ان کیا یہ رواج ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر دیتے ہیں. اور یہ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی سوچا ہوا ہے, میں نے اور میرے میاں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ بھائی ہم بیٹی کو کچھ اور دیں, ایجوکیٹڈ کر دیں گے, اور اس کو ایک پڑھی لکھی ہو اور ایک چھت ہو. بالکل, اس سے اچھا کچھ نہیں دے سکتے آپ اپنی بیٹی کو. تو یہ شاید دیکھیں یہ سٹینڈ نہیں لے سکتی اپنے بچوں کے لیے, اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کے یہ وہاں اسی لیے بیٹھی ہیں کہ ان کا بچہ ایک اب نارمل ہے اور ایک بیٹی ہے ان کی جو پڑھ رہی ہے, اس کی خاطر یہ بیٹھی ہوئی ہیں. شاید آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوتی, شاید آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی تو یہ ساری مشکلات آپ کو نہ سہنی پڑتی. کیونکہ آج بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے جیسے یہ ہیں, یہ بے یار و مددگار ہیں, تو یہ کام کرتی ہیں گھر میں, اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. شاید ان کی زندگی میں فائنینشیل پرابلم ہوگی لیکن ان کو کوئی مار کٹائی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں گی, ہنستی بھی ہوتی ہوں گی, ساتھ ٹی وی بھی دیکھتی ہوں گی, اپنے دکھ درد بھی کرتی ہوں گی, لیکن آ کے کوئی ایک چپیڑ لگا کے, ایک تھپڑ لگا کے, کوئی گالم گلوچ کر کے نہیں جاتا ہوگا. کیوں؟ یہ تو سکون ہے نا آپ کو کہ چلو کما رہے ہیں, کچھ ہیں, لیکن سکون کا سانس ہے, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے آپ کے اوپر, بار بار مار کے گھر سے نکالنے والا نہیں ہے. ایک یہ سکون تو ہے نا آپ کو. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. سب کی زندگیوں کے سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں منہ سے بہت آسانی ہے کہنا, لیکن جس پہ گزرتی ہے ایکچولی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیسے گزارا کرنا ہے. چھوٹا سا وقفہ رہی. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جب سے ابھی میں نے پروگرام شروع کیا ہے تو جو بھی کیس میں دیکھ رہی ہوں, کہیں نہ کہیں ماں بچے کی وجہ سے مجبور ہے, اور بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جو ماں اپنے بچوں کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو, اور کرتی چلی جاتی ہے ساری عمر. کبھی کوئی مسئلے, کبھی کوئی مسئلے, کبھی کوئی مسئلے. یہاں ایک اور ماں موجود ہے اور اس کے بچوں نے ہی اس کو پریشان کیا اور یہاں لا کے بٹھایا ہوا ہے, پھر بھی اپنے بچوں کے لیے ہی تڑپ رہی ہیں. یہاں موجود ہیں ایک ماں. السلام علیکم جی. السلام کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے ٹوٹل؟ بیٹے میرے 10 بچے ہیں ماشاءاللہ. 10 بچے؟ جی. بیٹے 2 شادی شدہ ہیں, 3 بیٹیاں شادی شدہ ہیں, ایک بیوہ ہو گئی ہے 9 سال 10 سال سے, بچہ بھی اس کا یہی ہے میرے پاس. اور چھوٹی بیٹی کی ابھی سال کے پہلے مہینے میں 5 تاریخ کو نکاح کیا ہے اس کو. اس کے بعد میں اس کو بس کہہ نہیں سکتی.
आप मुझे बताएं कि जो मुझे बताया गया है, जो मैंने सुना है ये, कि आपके एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया। उन 10 बच्चों में से 2 बेटे ऐसे थे, आपस में उनकी झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, क्या हुआ? आपस में ये कि छोटी बहन को मुझे बहुत मारता था, घर से निकाल देता था रात में, सर्दी में। अच्छा। बहुत परेशान करता था वो हमें। क्यों ऐसा करता था वो बेटा? बस वो ऐसी दिमाग का था, कुछ कह नहीं सकते थे, बहुत समझाते थे बेटा ऐसा नहीं कर। और वो ऐसा क्यों करता था आपके साथ? पता नहीं क्यों। हाँ, खाना ठंडा मिला या कुछ ऐसी चीज़? खाना दो तो ये तुमने मुझे नहीं दिया, तुम दूसरों को भुना खिलाती हो, मुझे पानी देती हो, ये है वो। उसके दिल में एक वसवसा बस ऐसे ही रहता था। अच्छा। इस वजह से ना वो हमें मार पीट के घर से भी निकालता। कमाता खाता नहीं था वो? नहीं कमाता था अपना, मगर नशा करता था वो। और शादीशुदा था वो? नहीं, नहीं। शादीशुदा नहीं था, शराबे पीता था बहुत ज़्यादा। तो वो हो सकता है नशे में आप लोगों को मारता हो। जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? भाई यही हुआ कि ना बहन को लेके जा रहा था, छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहन को लेके कहाँ जा रहा था? बाहर की तरफ लेके जा रहा था। निकालने के लिए? नहीं नहीं, तो ऐसे ही लेके जा रहा था किस कोई चीज़ ढूंढने के लिए, अल्लाह जाने किस लिए। छोटे भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ। उसने जाके पीछे से उसको मार दिया। ओह। और वो छोटा बेटा आपका सही था, मतलब वो आपको तंग नहीं करता था ऐसे? नहीं नहीं, 2 बेटे जो मेरे बहन है ना वो सही थे, मगर ये बहुत तो जालिम। अब क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस को पता चला बाद में कि भाई ऐसा हुआ है, हमें उन्होंने धोखे से बुलाया। मैंने वहाँ भी यही बयान कर, देखो मेरे बेटा ये एक ने किया है ना, ये 2 बेकसूर है। इस छोटे भाई को बहन ने फ़ोन करके बुलाया कि भाई मुझे बचा लो, ये भाई लेकर जा रहा है मुझे। इस वजह से ये बच्चा फंस गया और वो बच्ची भी फंस गई। अब मेरी यही सबसे नहीं तो अभी आपकी जो वो बेटी जिसको लेके जा रहा था उसको भी जेल ले गए? हाँ वो भी जेल है। और जिसने मारा उसको भी ले गए, और जो दूसरे भाई ऐसे ही आए वो देखने के लिए, बीच बचाव कराने के लिए, उनको भी ले गए? जी हाँ। अच्छा। 2 बेटे 1 बेटी जेल में। तो वो आप तो सभी बच्चों से फिर इस तरह गई? अब कोई भी बच्चा नहीं, एक माजूर बच्चा, उसको मैं सुबह ला भी रही थी लेकिन वो आया ही नहीं, जिद्दी था। हाँ। बस अब मैं इसीलिए परेशान हूँ, ना मेरे घर में कोई कमाने वाला है। हाँ। बस अकेली हूँ घर के अंदर। वो बच्चा अब खाने के लिए तो चाहिए, किराए के लिए पैसा भी चाहिए, किससे मांगूं? हाँ। बाजी वक्त तो जेल के पास मुझे 20-20 तो बेटी को भी जेल में डाल दिया? जी हाँ। मैंने इतनी आजीजी करी उसकी साहब की, मैंने भाई देख ये बच्चे बेकसूर हैं दोनों, इसने किया है, इसको ले जाओ तुम। मैं खुद लेकर गई अपने बच्चों को थाने में, फिर भी वो नहीं माना जालिम। उसका कसूर नहीं है, वो तो एक निज़ाम है ना, सिस्टम है लीगल। बताएं सारिम भाई, लीगल सिस्टम नहीं तो ये ऐसे कैसे सबको ले गए? वो जिससे कत्ल जिसने किया उसको ले जाए? जितने भी उससे रिलेटेड होते हैं ना वो सब जाते हैं। इवन अगर कोई तो माँ को क्यों नहीं लेकर गए? उसमें माँ उसमें रोल में नहीं थी ना, बहन को लेकर के जा रहा था, क्यों लेके जा रहा था, क्या वो वजूहात सारी लिखी होंगी सब। फिर भाई ने मारा, भाई के साथ कौन भाई था, तो थोड़ी सी कारकर्दगी भी दिखानी होती है। तो उसकी वजह से भी जरा 4-6 पकड़ लिया मैंने, तो वो लेकिन कि थोड़ा सा एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। अच्छा, गाड़ी इस्तेमाल होगी, गाड़ी भी इनका बेटा है, इनका बेटा है, ये अगर अपनी बेटे का खून माफ करेंगे तो क्या कोई कानून ऐसा है? थ्रू कोर्ट। थ्रू कोर्ट, ऐसे नहीं, ऐसे लेकिन अमूमन नहीं माफ करना चाहिए। अमूमन ये माँ है, इसके लिए तो सारी औलादें नहीं माफ करना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ, कातिल को कातिल कहना चाहिए, भाई भाई नहीं होता वो कोई। सारिम भाई अगर वो बहन को लेके जा रहा था, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, ये केस कुछ और नौइयत का है। फिर ये कि अगर वो नशा करता था, वो बहन को अगर वो बेचने जा रहा था, हाँ, तो वो किस इंटेंशन से जा रहा था, तो अगर दूसरे भाई ने उसको बचाया तो फिर कैसे नहीं माफ करे? बिल्कुल। और आज देखे ना जो भी था पीछे, आज माँ कितने, मैं भी देख रहा हूँ बेचारी के पाँव में भी पट्टियां बंधी हुई है इसके, ठीक है ना, पता नहीं किस साल के अंदर है, रोटी नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। ऐसा रूल है, ऐसा कानून है? हाँ, बिल्कुल माफ कर सकते। कानून इसलिए है कि आपके दीन ने इन चीज़ों की इजाज़त दी हुई है। लवाकिन जो है ना माफ़ कर सकते हैं, तो वो तो है भी एक ही लवाकिन, मकसद दोनों के, जो कातिल है जो मरने वाला है दोनों के, तो इसको माफ़ कर सकते हैं। और अब मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए नहीं, मैं यूँ कह देता हूँ कि जो इस वक्त देख रहे हैं ना वो भी थोड़ा सा मशवरा दें कि छुड़वाना चाहिए या नहीं छुड़वाना चाहिए। छुड़वाना मेरे तजुर्बे के मुताबिक, जिस तरीके की मेरी ये माँ जी जो बता रही बहन कि
वो नशे में था, बहन को लेके जा रहा था, तो भाई था होश में था, जज्बात में तो आएगा। अभी हमने ऐसे भाई, ऐसे बाप, ऐसे बहनोई देखे हैं जो सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में जाने के लिए खड़े नहीं हो रहे। तो अब हमने ये एक ऐसा भाई देखा है जिसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कत्ल कर दिया। हाँ, और बहन भी बंद है, इसकी बेटी भी यानी इसकी बंद है, ये बहुत। और जो बेटा इनका इस वक्त वो बेचारा ज़हनी तौर पे सही नहीं है, खाने पीने को जो इनके पास है, जो इस वक्त पास है, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत कस्मा पुर्सी की हालत में बेचारी। तो मजबूर कहाँ जाए, कहाँ से ही वकील करेगी, कहाँ से ही जमानत देगी, कहाँ से ही केस खत्म कराएगी। इनके बच्चे तो जेल में ही फंसे रह जाएंगे, सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। तो ये तो बड़ी। तो सारिम भाई आप इनकी हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी इनसे मेरे ख्याल 2-3 दिन हुए इनसे राब्ता हुआ है जी ऑफिस से, और इंशाल्लाह अल्लाह सारिम भाई ये तो बहुत नहीं, इनकी हेल्प करना तो बहुत बड़ी नेकी का काम है। बिल्कुल इंशाल्लाह सारी बातें एक तरफ, वो तो इनकी कुल कायनात इनके बच्चे हैं, वो सारे ही गए। और अगर चाहें तो क्या फायदा 10 बच्चे होने का। बिल्कुल, अपना कैमरामैन भेज के मैं उम्मीद है और कोशिश करूंगा कि ईद से पहले उन बच्चों को तीनों को ले आओ इंशाल्लाह। हम फॉलो अप करेंगे सारिम भाई, बिल्कुल आप हम दिखाएंगे ये, ताकि लोगों को पता भी हो वो दर्द, वो गम इस माँ की भी उस वक्त क्योंकि अभी हम यही रोना पीना पीट रहे थे कि जो सहारा देने वाले हैं वही मुंह बंद करके बैठे हैं। सहारा देना चाहिए, हम देंगे इंशाल्लाह। यहाँ जिसने सहारा दिया है तो उसको फेवर करना। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, एक को भी दर्द होता है तो ऐसे जैसे एक उंगली कटी है, दूसरी उंगली कटी, तीसरी, 5 उंगलियों जाहिर है जो दर्द होगा तो बराबर होगा। तो माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, मगर ये होता है कि कुछ बच्चे जो है नेक होते हैं और देखे ना 2 मिनट को अगर ये माँ सोचे कि चलो ठीक है सही किया लेकिन नहीं करना चाहिए तो उन्हें बंद रहने दो, तो इस माँ को कोई रोटी खिलाने वाला है, कोई इसकी परेशानी दूर करने वाला है, कोई इसके दूसरे जो ज़हनी तौर पे बीमार बच्चा है उसके लिए कोई हेल्प करने वाला है, तो लोग आगे भी तो आए ना। सिर्फ अगर अब बैठ के मशवरा तो बड़ी जालिम माँ है, एक बेटे का इंतकाल, 3 बेटे जेल में, तो थोड़ा सा उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है ना। लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते और सिर्फ ये कह दें कि जी नहीं बंद रहना चाहिए या कुछ। तो मैंने तो ये सोचा है कि इसको छुटना चाहिए और इसका अम्मा का सहारा बनना चाहिए उन बच्चों को। और बेटी उसका तो गरीब का किसी उसमें कोई कसूर ही नहीं है ना। एक भाई उधर उसके साथ जुल्म कर रहा था, ठीक है ना। और जेल कोई आसान जगह नहीं होती, आसान नहीं। यहाँ हम ये कह रहे थे शेल्टर हाउस में रहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो शेल्टर होम को कहता हूँ, तो जेल तो फिर जेल तो आप मतलब लाइक अगर जेल में आप देखें तो सारे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, कंपनी मैटर्स अ लॉट, तो वो सारे ऐसे होते हैं कि खूनी है तो कोई चोर है तो कोई कुछ है। क्या कंपनी है आपकी? और अगर आप बेकसूर हैं और आप जेल में हैं तो फिर सोच लीजिए आप किस कंपनी में बैठे हैं और आप क्या क्या सीख रहे हैं। कंपनी और पे बहुत अजीब एक माहौल होता है। कितने ड्रामे, कितने फिल्में बनती हैं कि आप जेल में गए, मासूम हैं, आप निकल कर आए हैं तो आप ऐसे हो गए, क्रिमिनल बन गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है ना छुड़वाने के लिए, इसीलिए कुरान में इन बातों का जिक्र है, कैदियों को छुड़वाओ, खून बहा करवाओ। तो इसीलिए कहा गया है कि लोगों को राह रास्त पे लाओ, अच्छा करो, उनके साथ भला करो। अगर उनको इसी तरीके से पड़ा रहने दोगे तो वो तो दुनिया से, इंसानियत से, इन चीज़ों से प्यार करना छोड़ देंगे, फिर वो और ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म की तरफ चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें छुड़वाना भी चाहिए और इनकी वैसे भी हेल्प करनी चाहिए कि एक गरीब इंसान। आप कहाँ रहती हैं? कोरंगी 1 नंबर। कोरंगी में घर किराए पर है? नहीं, अनथराइज जगह है उसमें बैठी हूँ, अपना नहीं है। तो किराया देना तो नहीं पड़ता? नहीं अभी किराए। तो खाना पीना कैसे, राशन है घर बस में? अभी एक हमारे रिश्तेदार थोड़ी बहुत वो मदद कर देते हैं तो उसके जरिए चल रहे। तो बच्चा जो आपका नॉर्मल है उसको दवाइयाँ वगैरह वो सब देनी पड़ती? नहीं, कहाँ से लाएं। और वो क्या है, वो मतलब दिमागी तौर पे है या चल नहीं सकता? माजूर है वैसे बोलने में सब? हाँ, बोलने में सही है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा बच्चों वाला दिमाग। और पोलियो है तो बाथरूम वगैरह खुद आप ले जाती हैं? नहीं, वो खुद जाता है। वो खुद जा सकता है? मैंने बहुत इलाज कराया जब छोटा था वो। हाँ। तो इतना हो गया कि पोलियो का प्रॉब्लम है उसे? खुद चला जाता है। पोलियो है उसको या क्या है? पोलियो ही था उसको। अच्छा। तो और बाकी आपके बच्चे जो शादी वाले हैं उनकी तरफ से है कोई हेल्प सपोर्ट? नहीं, कोई भी नहीं। जो बाकी बेटियां हैं? एक बेटी है जो मेरा सहारा है, वो भी बेवा है। अच्छा। उसका एक बच्चा है इतना बड़ा, मिला रही थी। वो आपके साथ रहती हैं? नहीं, किराए पे रहती है अलग। फिर बेचारी आ जाती है कि शाम में सोती है, फिर सुबह चली जाती है। इस तरह से गुजारा कर रही है अपना। मैं उसको कह रही थी लाने का, मैंने कहा चलो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाएगा। फिर मैं नहीं आई, कहने लगी अम्मी रहने दो, आप चली जाओ। बस मेरी सबसे, मैंने इमरान खान से
फौजी, रेंजर्स, आर्मी सबसे बोल रही हूँ मैं। सिर्फ मेरी ये इल्तिजा है, मेरे बच्चों को माफ़ कर दो। मैंने माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने माफ़। मरने वाला भी मेरा था, मारने वाला भी मेरा है, मैं इनको माफ़ करती हूँ। मेरे बच्चे इससे पहले मुझे मिल जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। वकील से बात करती हूँ, कोई 6 लाख, कोई 10 लाख। अभी जमानत के लिए कहा कि 3 लाख। भाई मैं कहाँ से लाऊं? इधर उधर खुशामद करी मैंने, भाई कोई गाड़ी के कागज़ ही रख दो, कोई हाँ नहीं कर रहा। इस वक्त मैं बड़ी परेशान, ना भूख लगती, ना प्यास, ना नींद, ना कोई मेरी भाभी 12-12 हज़ार रुपये बट रहे, कोई चीज़ की किसी से वो नहीं। एक बेचारे 4 नंबर से उन्होंने 1000 रुपये और राशन मेरे को दिया। आपने बहन आलम देखे ना, तो सारे भाई अभी जो है ये अगर ये उस बेटे ने जो किया उसने भी माँ बहनों के खातिर ही किया है। उसको अभी सारे भाई कोर्ट्स वगैरह भी सब बंद है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इससे पहले हो जाएगा। फैमिली मैटर मैं ये बता रहा हूँ कि बेचारी को ये भी नहीं पता कि इस वक्त उसकी हेल्प किसने करनी है और किस तरीके से करनी है। ना इमरान खान ने करनी है, रेंजर्स ने, फौजी, उनका तो वो नहीं आता ना। एक कोर्ट है, उसका एक निज़ाम है। और सही कह रही है, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तो आम सी फीसें हो गई हैं अभी। मैंने बार वकील मिलते हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ कि भाई जिस जज के पास केस है मेरा है ना, एक दरख्वास्त लगा दो, मैं माफ़ कर रही हूँ अपने बच्चों को, मैंने माफ़ किया, मगर कोई मुझे वहाँ तक लेके नहीं जाता। मैं पढ़ी लिखी हूँ। खाली सपोर्ट भी कर देना, कोई ये रास्ता भी बता देना, ये पेपर वर्क करना है, मतलब कोई फाइनेंशियल हेल्प अगर नहीं कर सकता। तो किसी ने मेरी इस बहन को भेजा था क्लिप बना करके, तो मैंने देखा, तो अभी 2-3 दिन नहीं हुए तो मैंने इससे रब्ता किया था। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को पता हो, इन्हें आना चाहिए टीवी पे, लोगों को पता होना चाहिए आखिर माशरे में हो क्या रहा है और हमने क्या रोल अदा करना है, हम किस तरीके से उसको हेल्प। कोई गाइडलाइन नहीं देते ना कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है प्रोसेस क्या है। जी, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको जरूर आप कैमरामैन भेज के जिस दिन मैं रिलीज करा रहा हूँ ना, आप उसको शूट करके दिखाइएगा और बताइएगा, उनकी भी सुनवाइएगा, इस अम्मा की भी सुनवाइएगा, और लोगों को पता हो कि हमने कैसे हेल्प करनी है। कितने महीने से बंद है बच्चे? 4-4 महीना लग गया। ये 3 महीने से तो ये लॉकडाउन की वजह से ना देख सकते ना मैं देख सकती। मिल भी नहीं सकते। नहीं, अभी तो मुलाकात भी बंद है ना इस वक्त। और वो अपनी जगह जाहिर बात बीमारी से भी तो बच जाता है। 15 दिन में 2 रोटी बेटी को, 4 रोटी बेटे को, किसी ने 200 दे दिए। वो देकर आती हूँ तो खून कर लेती है। खून के भी 100 रुपये लेते हैं वहाँ पे। और पहले चारपाई पे सुला रहे थे, अब वो फर्श पे लेटती तो ठोकरे मार के उठाते हैं। वॉशरूम धुलवा रहे हैं, बेरिक धुलवा रहे हैं। 10-10, 12-12, छोटी सी उम्र की बच्ची। कितनी उम्र है? 22-23 साल। चलो मैं अभी कह दूंगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं धुलवाएंगे, उसको जो रिलीफ होगा मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोई जुर्म थोड़ी किया है बच्ची ने। जेल तो जेल है ना, वो तो अपने उस निज़ाम तो होते हैं ना हर जगह के, लेकिन मैं कह दूंगा अभी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। आप फिक्र नहीं करें, आपके मसाइल इंशाल्लाह ताला हल होंगे। यहाँ तक पहुँची हैं आप, पूरी दुनिया ने आपकी फरियाद सुनी है। देगा, बहुत तरक्की देगा। मेरे बच्चे इससे पहले मुझे मिल जाए, मुझे बस इतना मैं आपसे इंतजार कर रही हूँ, उन्हें बरी करा दो। नहीं मिल जाएंगे तो क्या दुआ दोगी फिर? बहुत दुआएं निकलेगी सारी जिंदगी। आप ये तो माँ का दिल है, ये मुंह से नहीं बोलेंगी, दिल से निकलती जाएगी। मुझे पता है, वो नहीं भी कोई मुंह से दुआ देगी तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह। देखिए वो ये चीज़ होती है कि जिगर कट जाता है, छिल जाता है माँ बाप के लिए जब बच्चे उनके सब बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जो बच्चे जिस तरह पेश आते हैं। तो ये ना 1, 2, 3, 4 इकट्ठे, एक को सब्र कर लो तो चलो मर गए, मगर ये 3 तो जिंदा, इनका कैसे सब्र आए? 4 हो गए ना बेटी को मिला के, तो 4 हो गए ना। 3 यहाँ बंद है, एक मर गया, 4 हो गए। एक को सब्र करूंगी, 3 को नहीं सब्र आ रहा। तो कह रही तो चला गया ना, जो जिंदा फंसे पड़े हैं उनको तो बचाऊं ना मैं कम से कम। क्योंकि माँ है ना, वो अपने अंदाज से सोच रही है बस। बिल्कुल, और बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है वो। ये पाँव में क्या हुआ माँ? मैं निकल रही थी, लोहे की चारपाई थी, उसका पाया लग गया, वो सूज गया था पाँव। पट्टियाँ करा रही हूँ, भी दर्द होते। आप सारिम भाई के पास होती हैं इधर? कमल नाम है आपका? केस है। हाँ जी, कमल आपका नाम? जी। आप कैसे पहुंची इधर, इनके पास कैसे पहुंची कमल?
मेरे ससुराल वाले लड़ाई झगड़ा जो करते थे ना, मुझे हरेसमेंट करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, तो मैं उस सिलसिले में आई थी। फिर मैंने अपने बच्चों का मेंटेनेंस का केस डाल दिया था। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे जी। और देखिए हैरत की बात ये है ना, जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरुआत में बोला था कि ख़ानदान में शादी करने का रिवाज है यहाँ, कि ख़ानदान में कर दो तो लड़की की सिक्योरिटी होगी, खाला होगी या पुप्पी होगी, तो वो सास नहीं बनेगी, वो माँ की तरह रहेगी। लेकिन यहाँ मैं कंवल के ज़रिए एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। खाला है आपकी सास? सगी खाला है, सगे चच्चा हैं। सगे खाला है, सगे चच्चा है, ससुर जी। ये अम्मी तो बहुत क्लोज रिलेशन हो गया। अम्मी की बहन और अब्बू के भाई। ओहो जी। ओहो। और मैं इकलौती औलाद हूँ ना उनकी। आप इकलौती बेटी? जी। और आपके जो मियाँ के बहन भाई हैं वो कितने हैं? वो 12 हैं। वो 12 हैं? जी। और आपके साथ क्या हुआ है ऐसा कि आपको घर छोड़ना पड़ा अपना? ससुराल में जैसे ही गई थी फ़ौरन से ही उन लोगों को पता नहीं मैं कैसे चुपती थी, क्या था कि मैं जो भी कर रही हूँ ना अच्छी शादी आपकी बचपन में तय हुई भी थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचा ही नहीं था। हाँ। कैसा होगा। पड़ोस में बिल्कुल फेस टू फेस घर थे हम दोनों हाँ। के। दूसरी जगह एंगेजमेंट भी हुई थी। अच्छा। तो लेकिन जो है ना किसी वजह से वो बाहर फॉरेन कंट्री जा रहे थे, तो अब्बू ने कहा कि नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे, बच्ची को नहीं भेजेंगे, और अगर अकेला भी जाता है तो पीछे इसका कोई संभालने वाला नहीं है। बाहर भेजने से भाई कैसे तो खानदान में कर दो, तो भाई को दे देते हैं। हाँ। बहन को दे देते हैं ना? अब्बू ने अपनी मर्जी से नहीं दी, उन लोगों ने बहुत जोर लगाया। अच्छा। कि हमें दो हमें दो, तो यहाँ तक कि उनके पहले 3 बच्चों के डिवोर्स हो चुके थे ना। हाँ। तो अब्बू ने, उनका माहौल हम लोगों से मैच नहीं करता था। तो अब्बू डर भी रहे होंगे? हाँ, मना करते थे साफ। अब्बू कहते थे कि तुम लोगों को जो मुझसे चाहिए ले लो, लेकिन जो है ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। वो कहते थे हम अपना बेटा देना चाहते हैं। हाँ। अब्बू ने कहा अपना बेटा दे दो, मैं खुद शादी करूँगा, उसको अपने घर में रखूँगा। कहते नहीं, तुम्हारी बेटी से रिश्ता करके फिर हम देंगे। मतलब कि तुम घर दामाद रख लो, ये कहते थे? हाँ। अब्बू ने कहा मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। हाँ। तो फिर इस तरीके से वो कहते हैं कि मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं, तुम्हारी बच्ची एडजस्ट नहीं कर सकेगी, ऐसा करो। 12 बहन भाई हैं ना? हाँ, वो सब इकट्ठे घर में रहते? एक ही घर में थे। तो मेरे ससुर खुद कहते थे कि मैं किस किस को संभालूंगा ना, तुम अपने पास रखो इसको। हाँ। वो उनकी पहले से नीयत कुछ ऐसी थी शायद। हाँ। तो अब्बू ने कहा मैं अपने पास नहीं रखूँगा। कहने लगे फिर मैं भी नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा है और मैं तुम्हारी बच्ची को देखता हूँ, तो ये हमारे घर के मतलब लायक नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास ही रखो। ये शादी के बाद उन्होंने कहा? शादी से पहले। अच्छा, तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अपने घर के बराबर में मेरा घर बना और बीच में से आने जाने का रास्ता रखा ना, तो यानी कि सब मेरे घर में ही रहे फिर। अच्छा। फिर तुम्हारा एक घर बनाया तुम्हारे अब्बू ने? हाँ, उनको दिया बना? जी। वो या तुम्हारे ससुर ने बनाया? ससुर ने बनाया। अच्छा। बहुत लैंडलॉर्ड हैं। अच्छा। सब कुछ हैं, लेकिन बच्चों के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। उस वक्त किया, उसके बाद वो मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे घर में खा रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और मैं शोहर होकर जो है ना, वो सास नंदो वाला हर वक्त जो है ना मुझे इस तरीके से साइको बना के रख दिया कि बस मैं सोचूं तो मेरी दिमाग की नसें फटती है। मतलब लाइक आपको क्या काम में लड़ाई होती थी? 14 नहीं, ऐसे ही। तुम अगर मैं अच्छी बात कर रही हूँ तो तुम क्या समझती हो खुद को? अगर मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे क्यों है? तुम बैठी हो तो तुम्हारा ये अंदाज क्यों है? तुम हंसी हो तो यूँ क्यों है? तुमने ये क्यों पहना है? तुम्हारी ये ट्राउज़र क्यों है? तो तुम्हारी स्लीव नेट की क्यों है? तो ये क्यों है? मतलब कौन बोलता था? मेरे शौहर बोलते थे। हाँ। इस तरीके से हर वक्त मैं कहती थी जो आप बोलोगे मैं वो पहन लूँगी, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर कहते थे वही पहन लो। मैंने कहा उस दिन लड़ाई हुई थी इस बात पे। कह रहे नहीं, बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यानी कि वो ही काम खुद करवाते हैं और उसी पे फिर मुझे जलील करते थे। और फिर फ़ौरन कहते थे अभी उतार कर आओ ये कपड़े, अभी ये करो, बैठ जाओ, उठ जाओ, अभी टाइम देखो, इस वक्त ये करोगी, इस वक्त ये नहीं करोगी, यहाँ बैठी रहोगी, मुँह तकती रहोगी बस। ना अम्मी अब्बू के पास जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना खर्चा दे रहे हैं, ना 10 रुपए तक मेरे हाथ में नहीं रखा इतने सालों में। 3 बच्चे हैं मेरे। जी। मैं एक छोटे से वक्फा ले रही हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। यहाँ कमल है ना आपका नाम? जी। कमल है, और जितना भी आप बच्चियों को नाज़ों से पालते पोसते हैं ना, इकलौती बेटी है, देखें नाज़ों से पली हुई, यही सोच के दिया भाई को, बहन को, कि वो भी इसी तरह नाज़ों से पालेंगे। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत कुछ और है, नसीब तो ऊपर वाले ने बनाया है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप सुन रहे थे एक ऐसी बेटी की कहानी जिसके माँ बाप ने उसका फ्यूचर ये सोच के तय किया था कि ये तो मेरे भाई के घर जाएगी, ये तो मेरी बहन के घर जाएगी, तो स्टैम्प्ड खुशहाली खुशहाली है क्योंकि मेरे बहन भाई हैं। लेकिन किसी की ज़िंदगी पे कोई स्टैम्प नहीं लग सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है उसके लिए। जैसे कि हम कमल के लिए बात कर रहे थे और कमल ने अभी हमने ब्रेक के दौरान ये भी बताया कि जो इसका ज़ाहिर अपने हस्बैंड के घर के बराबर ही इनका अपना घर था, क्योंकि उनकी तकलीफ़ देने की वजह से, इनको बार बार टॉर्चर करने की वजह से इनको अपना घर भी छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। तीन बच्चों को लेकर बहन बता दूं कि जो इससे पहले बैठी थी उसके मियाँ को भी हम जेल भेज चुके हैं। अच्छा। और फिर उसने पैसे दिए थे, इसके मियाँ को जेल भेज चुके हैं, फिर उसने अच्छा, इसके मियाँ को जो जेल भेजा वो क्यों भेजा था? क्या पैसों ही के चक्करों में कि खर्चा नहीं देते बच्चों का। अच्छा। वो मजाक बनाया था ना, शादी कर ली, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, छोड़ दिया, कोई इशू ही नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। अब कम से कम हमारे ऐसे इदारों से ये एक इनको ताकत मिल रही है और ये धरले से आ जाते हैं इसमें। और फिर माशाल्लाह से फिर जब जेल जाते हैं ना तो होश भी ठिकाने आ जाते हैं। और पहले इसको तलाक नहीं दी थी, जब उसको इसका भी खर्चा देना पड़ रहा था बीवी का बच्चों के साथ, तो फिर उसने इसको तलाक दी। अच्छा। कि कम से कम इसके खर्चे से तो मेरी जान छुट जाए। लेकिन ये देखें कि वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अदरवाइज़ इसको सारी ज़िंदगी फंसाए रखता कि ये बस उसके नाम पे जो है ना उसके नाम के साथ जुड़ी रहे और ऐसे ही पड़ी रहे। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लोग निकले इंसाफ के लिए, बैठ जाएंगे ना तो गलत को ताकत देंगे। इंसाफ के लिए निकलेंगे ना तो बहुत बेहतरी आएगी। नहीं, हमारे लोग इस चीज़ में थोड़े सुस्त हो जाते हैं, थोड़े डर जाते हैं, थोड़े हिम्मत टाइम लगता है। मैं फिर कहूँगा टाइम लगता है, लेकिन इंसाफ मिलता है। सानी भाई, मैं एक ही इल्तिजा लोगों से करना चाहूँगी, ये जो अम्मा हमारे सामने बैठी हुई हैं, जिनकी समझे सारी दुनिया ही, कुल कायनात ही लुट गई ना। एक बच्चे का मर्डर हो गया और दूसरा मर्डरर उसका भाई ही था जिसने भले जिस भी वजह से उसका कत्ल किया, मगर उसके साथ साथ उस बच्ची को लेकर बाकी 2 और भाइयों को भी लेकर सब वो जेल में है। तो इस माँ के पास अभी कुछ भी नहीं, इनका हाथ खाली है। और क्योंकि उनकी ज़मानत कराने के लिए इनको कुछ लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अगर कोई इनका की हेल्प कर सकता है तो वो ऐसे कर सकता है कि वो ज़मानत के पैसे इनको दे सकता है, ताकि कम से कम अपनी बेटी को तो जेल से निकलवा सकें। जो छोटी सी बेटी है वो जेल में है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। ना निदा बहन, ये वकील कर सकती, खुद कह रही है ना 6-6 लाख 10-10 लाख रुपए मांगना, ये वकील कर सकती है ना, ये ज़मानत दे सकती है। कि कम से कम भी अगर ज़मानत होगी ना तो 1-1 लाख रुपए की, 2 बेटे 1 बेटी, यानी 3 लाख रुपए। जिसके पास अपने खाने की रोटी ना हो, जो बता रही है किसी ने ज़रा सा राशन और 1000 रुपये दिया, तो वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगी, या वो 6 लाख 8 लाख रुपए वकील को देने के लिए कहाँ से लाएगी? अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इनकी ज़मानत करा लें, यही बहुत बड़ी यहाँ कम से कम हमारे पास ये फ़ायदा है कि हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ज़मानत के लिए कोई हेल्प कर देगा तो फिल फॉर हम इनको जो है ना बाहर रिलीज़ करा लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कितने भी लोग, कितने मुसलमान देख रहे हैं इस वक्त, और आई डोंट नो, सब बड़े सेंसिटिव हुए हैं कोविड-19 कोरोना की वजह से, बड़ी सेंसिटिव, मतलब सब सेंसिटिव हुए हैं ये सोच कर के हमने अगर कब्र में जाना है तो ये जो हमने पैसा जमा करके रखा है उसका हम क्या करेंगे, किस काम का? तो अगर हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितने महीने है, कितने दिन है, ये हमारा ऊपर वाला जानता है। मगर अगर वो जो पैसा हमने जमा करके रखा है, वो जायदादें जो हमने जमा करके रखी हैं, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम इनको देकर इनकी कुल कायनात इनको लौटा सकते हैं, इनकी ज़िंदगी इनको लौटा सकते हैं। और यही वक्त है इस वक्त, जो मेरा अपना तजुर्बा भी बताता है ना मुझे, यही वक्त है कि जितना आप लोगों की मदद कर सकते हैं ना वो आप करें, क्योंकि ये सब रिफंड होना है आपको। अल्लाह से इस वक्त तिजारत का टाइम चल रहा है, टोटली अल्लाह से तिजारत करें, बिल्कुल बहुत रिफंड आएगा इसका इंशाल्लाह। तो बस एक छोटे से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं, रमज़ान में तो सबके दिल बहुत बड़े हो जाते हैं, सबके हाथ बहुत खुले हो जाते हैं इस हवाले से कि दूसरों की मदद करने के लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जेन्युइन कौन हमें मिले जिसकी हम मदद कर सकें। यहाँ मेरे पास एक और ख़ातून बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपकी अभी भी आपके साथ आई हैं? जी, मेरी बेटी आई। आपकी बेटी आई? हाँ, इनकी बेटी को इधर बिठा दें, हम ज़्यादा लोगों को भी नहीं अम्मा आपको थोड़ी सी जगह, क्योंकि हम ज़्यादा लोग इतने नहीं बिठा सकते ना, हालात ऐसे हैं सबको दूर दूर। तो आपका मसला इंशाल्लाह यहाँ बैठे हैं ये हल करेंगे। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत तरक्की दे और बहुत दे, बस मेरे बच्चे मुझे मिल जाए इंशाल्लाह। ईद से पहले है ना आपकी दुआ, इंशाल्लाह। बस आप जाके नमाजें पढ़े और बाकी अल्लाह ही अपने लिए दुआएं मांग रही हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह किसी को परेशानी नहीं दे। आमीन आमीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ जाओ। मैं खुद थोड़ी एहतियात कर रही हूँ, लोग कम अच्छी बिठा रही हूँ बात ताकि हम यहाँ आ रहे हैं आपकी खातिर, तो हम नहीं चाहते ये कि लाइक आप लोग ये देखें कि भाई ये तो ऐसे चिपक चिपक के बैठे हैं। जी क्या हुआ, आपका दिल ऐसे ही है किसी की, जब खुद बंदा दुखी होता है ना, दिल दुख में मुब्तला हो जाता है, दूसरे का ही दुख देख कर वो डबल एक मोहर लग जाती है। क्यों रो रही हैं आप? मैं इस वक्त आपको ढालस भी नहीं दे सकती, आपको चुप भी नहीं मैं करा सकती, मैं भी मजबूर हूँ हालात की वजह से। आई एम सो सॉरी माजरत के साथ, वरना इस वक्त तो मैं आपको थाम लेती, आपको चुप कराती। क्यों रो रही हैं आप? ऐसी क्या तकलीफ है दिल में? बहुत तकलीफ है, बेटी को शादी की थी। आपकी बेटी? जी देखा बेटी का दुख है ना। महानूर है आपका नाम? जी। क्या हुआ महानूर के साथ? महानूर की शादी की थी सगे भाई के यहाँ। आपके सगे भाई के जी घर? मेरा सगा भाई 2.5 साल मंगनी रही है, 2.5 साल के बाद उन्होंने शादी की, 3 महीने बाद उन्होंने घर पे बिठा दिया। अभी डिवोर्स दे दिए क्या? नहीं अभी कुछ भी नहीं किया, लड़के ने शादी भी कर ली, कहीं और शादी कर ली? कुछ भी नहीं। इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, बीमार थी, घर पे निकाल के फेंक दिया। बियादरी वाले इतने दफ़ा गए, उन्होंने बोला नहीं हम लोग लाएंगे। इसमें इसके अब्बू की भी तबीयत ख़राब हो गई, अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, फालिश के मरीज़ थे। और मतलब लाइक इससे शादी हुई 3 महीने हुए? नहीं 3 साल हुए, 3 साल में सिर्फ 3 महीने रखे उन्होंने शुरू। 3 साल में 3 महीने रखा? 3 महीने रखा, उसके बाद इसको फिर निकाल उन्होंने दिया। घर भेज दिया। और घर भेजते ही शादी की या अभी शादी नहीं की? शादी तो अभी की है। फिर हमने बियादरी वाले सब मिलके इसको लेके पहुंचाया, फिर ये 3 महीने रही है, 3 महीने के बाद इसको बच्चा हो गया। फिर उन्होंने मार पीट के मतलब भी भेज दिया, हमने नहीं रखा, हमने बोला हम नहीं रखेंगे। फिर एक दिन ये अचानक इसकी तबीयत ख़राब हुई, तो मैं भी गई हुई थी इसके अब्बू की दवाई लेने के लिए। वहाँ से हम लोग 8 बजे आए हैं, तो आई हूँ तो ये आई हुई थी, कहने लगी अम्मी मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मुझे अस्पताल ले चलो। मैंने बोला क्यों क्या हुआ? कहने लगी बस मेरे कमर में दर्द है, आज 8 दिन से मैं कह रही हूँ, वो लोग लेके नहीं जा रहे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं गई, अभी हम लोग पैदल का ही रास्ता, हम लोग अभी अस्पताल में पहुँचे, एकदम से ये गिर गई। तो कज़न का घर बराबर में ही है, वहाँ से मैंने अपनी कज़न को लिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मसला है कि जो मेरा भाई जो है बहुत सख्त है, वो सख्त है। तो मैंने बोला कल को कोई भी मसला होगा फिर वो बोलेगा देखा इन लोगों ने किया है। तो मेरी कज़न साथ गई, उसने बोला नहीं, डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने बोला ये तो बच्चा इसका अंदर ख़राब हो चुका है, आप लोगों ने ख्याल ही नहीं किया। प्रेग्नेंट थी? जी दूसरी टाइम? जी, तो ये तो ख़राब हो चुका है, आपको तो फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करके सफाई करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने घर पे भिजवाया, भाई के हम लोग आए, मैं अपनी बड़ी भाभी के यहाँ गई, मैंने बोला ऐसे ऐसे मसला है, कहने लगी भी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो हमारे साथ हंगामा करेंगे, लड़ाई झगड़ा, वो बहुत बदतमीज़ है। तो बड़ी भाभी ने बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैं इसको हम लोग अस्पताल इसी के घर मैंने छोड़ दिया। जुमेरात का दिन था, जुमेरात ये पूरी रात तड़पती रही है। वो दवाई मैंने 2 दफ़ा जाके रात के 2 बजे गई हूँ, 10 बजे गई हूँ, दवाई देख के इसको खिला के आ गई हूँ। इसका बार बार टेलीफोन है, अम्मी मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ है, मुझे मार दो। फिर 2 दिन सफ़र किया मैंने। 2 दिन के बाद फिर मैं अपने भाई के पास गई, कज़न है मेरा भतीजा है, उसके पास गई। मैंने बोला मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरे साथ कुछ करो। फिर उन्होंने अपनी बेटी अपना बेटा भेजा, अस्पताल लेके गए, धमकी दी उस लड़के को, भाभी को। वो अस्पताल लेके गए, अस्पताल में उसकी सफाई वगैरह की। वहाँ से फिर हमारे घर मेरे घर ही छोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद आज तक नहीं लेके गए, 3 साल हो गए, अभी 5 महीने में हुए इसके अब्बू का इंतकाल हुए हुए। उसी के दौरान पता चला लड़का लड़की को लेके भाग गया। कौन लड़का लड़की को? इसी के मियाँ। इसका मियाँ किस लड़की को लेके भाग गया? जिसके साथ उसका चक्कर था उसको लेके भाग गया, शादी करके ले आया। हाँ। पूरी बियादरी वाले गए, उन्होंने बोला नहीं कोई ऐसा नहीं है, बस हमने तलाक दे दी, अब फैसला होगा। केस में मैंने हक इसका खर्चे का दावा किया, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर में आके उन्होंने इतनी तोड़ फोड़ की, मेरा पूरा सामान तोड़ा। और ये आपके सगे भाई? सगा भाई भी और लड़की वाले भी मिल गए उस तरफ। जो मेरी भाई की बड़ी बहू है ना, उसकी छोटी बहन है, उन्होंने सारा चक्कर किए, सब मेरे घर में आके घुस के सामान तोड़ा। मानो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या आपकी अपने हस्बैंड से बनती नहीं थी?
मियाँ से? वो बनाने की कोशिश ही नहीं करता था। नहीं, आपकी मतलब लाइक जब आपकी शादी हुई तो आपकी उनसे मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी? बनने ही नहीं देते थे। मेरी सास और मेरी नंद और मेरी जिठानी कभी भी हमें टाइम स्पेंड नहीं करने देते थे। मतलब वो जैसे ही घर पे आता था तो फ़ौरन से मेरी सास अपने कमरे में बुला लेती थी, बेटा बात सुनो। गया 2-2 घंटे बैठा हुआ है, मैं अकेले कमरे में पड़ी हुई हूँ, कोई पता नहीं। कभी ये नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया नहीं। मेरी सास कहती थी खा तो लेती है, तुम्हें क्या मसला, छोड़ो उसको। मतलब मेरी नंद मेरी जिठानी कभी भी हमें एक साथ नहीं रहने देते थे। जब भी हम टाइम वक्त गुजारते थे तो मेरी जिठानी जो है वो कोई ना कोई ऐसा बात कर देती थी जिससे उसका मूड ख़राब हो जाता था। और ये सब कुछ किया हुआ मेरी जिठानी और मेरी नंद और मेरी सास का है। मेरी सास तक उनके साथ है। तो आपकी एक बेटी है? मेरे यहाँ बेबी हुआ था लेकिन। अच्छा, बेबी हुआ था, अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अभी वो तो मेरे यहाँ, उसके बाद तो फिर गई नहीं है ना, वो लेके नहीं गए। बहुत कम ने कोशिश की, मैंने घर घर जाके बोला अभी ले जाए, उन्होंने बोला नहीं हमारा बेटा। दूसरी शादी कर ली? जी उसने अभी दूसरी। और अभी इसको तलाक नहीं दी? नहीं, तलाक नहीं। कोर्ट में केस चल रहा था, फिर कोई सही मुझे लगा नहीं, असलम भुट्टा चला रहा था। तो मुझे, मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं घरों का काम करती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ पहले करती थी, अब मैं छोड़ चुकी हूँ। उन्होंने मुझे इनका एड्रेस दिया, कह लेंगे आप इसके पास जाए। तो फिर मैं इनके ऑफिस गई, उन्होंने बोला आप अभी क्या चाहती हैं? अभी नहीं, घर वापस लेके जाए? नहीं, अभी तो वो लेके नहीं जा सकता। जब उसने शादी कर ली तो उसमें मैं कैसे अब बोलूँ लेके जाए। अब जो मतलब इसके हक में जो बेहतर है अब वही हो जाए। या इसका जो सामान है, हमने जो इतना सामान दिया है, सब कुछ दिया, सब उनके पास से एक सूट में आई है। इतनी मैंने सामान दिया हमने। मैं घरों का काम करती हूँ, मेरा मियाँ नहीं काम करता था, बीमार रहता था। पहले भी मैं बड़ी परेशानियों में रही हूँ। मेरा एक बेटा 20 साल का इंतकाल हुआ, ज़हनी पीछे था। तो अभी ये क्या चाहती हैं? अब यही है कि इनके जो जहेज़ का सामान वगैरह है वो मिल जाए, और जो इनके अखराजात वगैरह हुए हैं वो मिल जाए। ऐसा होता है कि लाइक? हाँ, नहीं मिलते हैं। जैसे इनका बच्चा नहीं है, इनके अखराजात भी हो, जो इद्दत टाइम तक रही है वो सब देंगे ना। अगर 3 साल बाद तलाक दे रहा है तो 3 साल का खर्चा तो देगा ना उसको, बीवी को। 3 साल के बाद लागू नहीं होगा, लेकिन 3 साल तक के देगा, फिर जहेज़ देगा। तो इस तरीके से जो है ना मिलता है, और मिलता है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ लोगों को, ये ना अदालतों में। एक्चुअली आज का पूरे शो में आप ये नोट करें कि सारे केसेस यही ज़्यादातर इसी से रिलेटेड थे कि लाइक अगर आप अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं रख रहे हैं, बीवी और बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी मियाँ की ही है, और अगर वो नहीं देता है तो उससे कैसे निकलवाई जाए, कोर्ट के थ्रू कैसे जाया जाए, ये सब बातें हमने इस पे रोशनी डाली है आज के शो में। सारिम भाई ने बताया है कि ख़वातीन जो हैं उनको एकदम स्टेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर ऐसा भी नहीं कि हाथ पे हाथ धरे रहना चाहिए, अपने हक के लिए मजलूम बन के ना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और यहाँ आपने देखा जो लड़की पढ़ी लिखी है, जो नहीं भी है, वो अपने हक के लिए खड़ी हुई है, तो आज नहीं तो कल उसको उसका हक ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया सारिम भाई आपके आने का और लोगों को हकीकत से वाकिफ़ कराने का। ये शोज़ हम ख़ास तौर पे इसीलिए करते हैं, एक तो आप रियलिटी को जानें, और साथ अगर आप कुछ इनकी मदद कर सकें। जो लोग यहाँ आते हैं ये ऐसे हालात से दो चार होते हैं, इनको दिमागी टेंशन अलग होती है इन वजूहात की वजह से, और फाइनेंशियल टेंशन की वजह से ये और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर कुछ और नहीं तो फाइनेंशियल टेंशन आप दूर कर सकते हैं, तो ज़रूर हाथ उठाइए और हाथ बढ़ाइए, इनका हाथ थामें। खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बस एक आसरा